नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन स्टडी ऐप पर। हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं जो हमारा पिछला जो पेपर हुआ था, ठीक है, 6 फरवरी को हम लोगों ने टेस्ट सीरीज जो ली थी उसका जो सॉल्यूशन है उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें जो एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है उन पर हम बात करें तो पहला प्रश्न है कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियाँ देती हैं। जल्दी वे देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या आया कि ये जो व्यवहार है वो सर्वोत्तम व्याख्या है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो आप लोग जानते हैं इसका जवाब सीधा सीधा सा है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग होता है, शास्त्रीय अनुबंधन होता है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो जवाब है वो क्या हुआ, वो हुआ यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन। यानी शास्त्रीय जो अनुबंधन है वो इसका जवाब, और इसका जवाब शास्त्रीय अनुबंधन क्यों है, क्योंकि आप लोग जानते हो यहाँ पर थपकियां जो हैं उसको क्या किया गया, उसको एक उद्दीपक के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। उसके साथ में क्या होती है, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। जब भी मदर्स को थपकियां देती हैं तो थपकियां देने पर क्या होता है, वो दूध पीना जो है वो शुरू कर देता है, चूसना शुरू कर देता है। तो इसका जवाब जो है वो शास्त्रीय अनुबंधन है। अब चलते हैं, देखिए आगे, आरटी 2009 की मुख्य धाराओं को सुमेलित कीजिए। यानी धाराओं को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला आप लोग जो देख रहे हो धारा 21, तो धारा 21 जो जुड़ी है वो आप लोग जानते हो किसके साथ जुड़ी है, शाला प्रबंधन समिति के साथ। फिर है धारा 3, और धारा 3 जो जुड़ी है वो निःशुल्क एवं प्राइमरी शिक्षा का अधिकार। फिर धारा 12 जो है वो जुड़ी है इसके साथ, निजी विद्यालयों में सीटों का आरक्षण। फिर है यहाँ पर धारा 30, और धारा 30 जो है वो है प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। तो इस तरीके से आप मैच कर लीजिए। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये जिस तरीके से हमने लगाया है, धारा ए, यानी ए में क्या आया 4, तो 4 देखिए यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या आया, इसके बाद यहाँ पर आया देखो यहाँ पर 3, तो दूसरे में 3 आ रहा है, ठीक है, ये इसमें भी आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ते हैं धारा 1, तो धारा 1 जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, वो जुड़ा हुआ है धारा 12 इसके साथ जुड़ा है, यानी कि 1। अब यहाँ पर इनमें क्या हो गया, अंतर हो गया, और लास्ट में ये है। तो इसका जवाब क्या आ गया, इसका जवाब आ गया दोस्तों 4 नंबर। अब बढ़ते हैं आगे, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा एक कथन सही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 3 कथन गलत हैं और 1 कथन सही है। तो पहला लिखा है कि अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, यह सही नहीं है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित होता है, ठीक है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं अभी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। फिर है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। देखिए दोस्तों, जब तक आप लोग जानते हैं कि जो अभिप्रेरणा है वो आंतरिक होती है, तो जब तक हम लोग इंटरनली प्रिपेयर नहीं होंगे, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी काम को नहीं करेंगे। क्योंकि अभिप्रेरणा क्या होती है, व्यक्ति की आंतरिक अवस्था होती है और ये काल्पनिक होती है। तो यहाँ पे इसका जो जवाब है वो जवाब क्या होगा, यहाँ पे इसका जवाब ये होगा कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा ये। बाहरी यहां पर उतना प्रभावी नहीं होगा जितना प्रभावी आंतरिक होगा। तो ये भी जो देख रहे हैं आप, पुरस्कार के लिए उपयोग करना या बाहरी रूप से प्रेरित होना, तो मेन कब होगा, जब आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे। क्योंकि अभिप्रेरणा का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनल होता है, मेन क्या होगा, इंटरनल होगा। जब इंटरनल है तो फिर हम बाहर से उसको और ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां पर सार्थक अधिगम होता है। अब सार्थक अधिगम क्या है, देखो, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साचर्य, ठीक है, उद्दीपक और उत्तर के बीच में क्या, युग्मन तथा साचर्य। वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहण, ये नहीं है, ये भी इतना सही नहीं है। निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, यस, ये सबसे ज्यादा सही है कि निजी अनुभव से क्या करते हैं, हम ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं निर्मितवाद उपागम, जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम, तो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रत्येक जो अधिगम करता है वो अपने ज्ञान की संरचना बनाता है, और वही अधिगम क्या होता है, सबसे सार्थक होता है, सबसे प्रभावी होता है, सबसे स्थायी होता है। तो आप लोग देख रहे हैं ये चौथा जो है वो यहां पर, तो ये इसका सही जवाब है। अब चलते हैं आगे,
तो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, या निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का, ये बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत बीएफ स्किनर का, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, ये भी सही है। और सीखने का समग्र सिद्धांत लिख रखा है हल्का, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो सीखने का समग्र सिद्धांत किसका है? सीखने का समग्र सिद्धांत कोहलर का है, हल्का नहीं है। तो ये इसके बारे में सही नहीं है, तो इसका जवाब क्या हो गया? इसका जवाब ये हुआ। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग आगे बात करें यहां पर, तो नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में क्या संबंध है, या नकारात्मक जो पुनर्बलन होता है और दंड में क्या संबंध होता है? तो देखिए पहले मैं आपको यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं। नकारात्मक पुनर्बलन किसी वांछित अनुक्रिया के होने की संभावना को बढ़ाता है, जबकि दंड किसी अवांछित अनुक्रिया को होने से रोकता है। यानी नकारात्मक पुनर्बलन अच्छी अनुक्रिया को बढ़ाएगा और दंड जो है वो अवांछित अनुक्रिया को रोकेगा। अब आप देख लीजिए इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन आपके पास यहां पर आ रहा है। तो दोनों किसी अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं, ये सही नहीं है। दोनों किसी अनुक्रिया को कमजोर करते हैं, ये भी सही नहीं है। नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। यस, यही इसका जवाब सही है। जैसा मैंने आपको कहा था कि नकारात्मक पुनर्बलन अवांछित अनुक्रिया को रोकता है, नकारात्मक जो पुनर्बलक है वो किसी वांछित अनुक्रिया के होने की संभावना को बढ़ाता है, और दंड जो है वो अवांछित अनुक्रिया को क्या करता है? रोकता है। तो इसका जवाब ये है। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे हम लोग आगे बात करें तो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। बुद्धि के स्तर पे भी पाए जाते हैं, अभिवृद्धि में पाए जाते हैं। दो लोगों की अभिवृद्धि सेम नहीं होती है। गतिवाही योग्यता यानी कि जो मोटर स्किल्स होते हैं उनमें भी अंतर पाए जाते हैं। तो जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी में। यस, इसका जवाब क्या है? उपयुक्त सभी में अंतर पाए जाते हैं। आप देखिए आगे, बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है? यानी कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है? इसका मतलब 3 तो उपयुक्त है और 1 उपयुक्त नहीं है। जैसा मैं कहता हूं आपको कि नहीं वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव अप्रोच का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो देखिए उनकी योग्यताओं का आकलन होना चाहिए, ठीक है, ये तो सही है। उपयुक्त सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ये भी सही है। उन्हें चिन्हित लेबल कर देना चाहिए, व्यक्तिपरकता अनिवार्य करना चाहिए। यस, इसका जवाब यह है कि उन्हें चिन्ह या लेबल कर देना चाहिए। लेबल किसी पर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना, ये इसके बारे में सही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम में से कुछ लोग, कुछ तो लंबे हैं, कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं, कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं, कुछ कमजोर है। ये कथन किस सीमित सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? ये सब किसकी बात हो रही है? ये सब बात हो रही है दोस्तों लंबाई, चौड़ाई, छोटे मोटे। इसका मतलब ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं। तो देख लीजिए यहां पर क्या आ रहा है, देखो व्यक्तिगत विभिन्नता पर बात हो रही है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर। क्लियर? अब चलते हैं आगे हम लोग। वह कथन जो व्यक्ति की विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, सही नहीं है, तो अगेन वही 3 सही है, 1 गलत है। तो नेगेटिव अप्रोच का एक ऑप्शन में छांट लीजिए, वो इसका क्या होगा? वो इसका जवाब होगा। तो व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, ठीक है, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं। व्यक्ति विशेष कोटि और ये प्रकार दोनों प्रकार से भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार से भिन्न होते हैं, ये इसके बारे में सही नहीं है। क्योंकि सही जवाब क्या है? सही जवाब ये है कि दोनों ही कोटि और प्रकार दोनों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो यहां पर ये जो कथन है वो कथन इसके संदर्भ में सही नहीं है, सच नहीं है। क्लियर? अब देखिए यहां पर, जब अभिभावक अपनी पुत्रियों के लिए गुड़िया और पुत्रों के लिए फुटबॉल खरीदते हैं, ये सीधा सीधा सा समझ में आ रहा है कि ये जो जेंडर जो है उससे जुड़ा हुआ है। जेंडर जो रूढ़िवादिता होती है, जेंडर जो कन्वेंशन है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। सिंपल सा समझ में आ रहा है कि हम धारणा बना करके रखते हैं कि लड़कियां ऐसे जो गुड़िया वगैरह है उनसे खेलेगी, लड़के जो होते हैं फुटबॉल बैट इससे खेलेंगे। तो सीधा सीधा सा जवाब है इसका लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है इसका। क्लियर? फिर आया कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहां पे देखो क्या आया कि यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि भिन्न हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, उनके ऊपर एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ेगा। तो बुद्धि लब्धि भले ही समान हो, लेकिन क्या होगा? अंतर पाया जा सकता है उपलब्धि में। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है, समानता कुछ समानता ही होती है। सब बालक जो होते हैं उनमें समानताएं भी होती हैं, विभिन्नता तो होती है, लेकिन विभिन्नता होने के साथ साथ क्या होती है? कुछ समानताएं भी होती है। कैसी समानताएं होती है? कि सभी जो लोग होते हैं उनमें भावनाएं होती हैं, सभी जो लोग होते हैं उनमें मांसपेशियां होती हैं, सभी जो लोग होते हैं उनमें एक मस्तिष्क होता है। तो ये कुछ समानताएं भी होती हैं, ठीक है।
व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है, ये भी सही नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती है, ठीक है। तो सत्य है, तो सत्य ये है इसके संदर्भ में, ठीक है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि भिन्न हो सकती है, उसमें अंतर हो सकता है। क्लियर। फिर आया कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, यानी बाह्य जो आभास है उसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो व्यक्तित्व का वर्णन बाह्य आभास पे क्या होगा, तो ये सतही दृष्टिकोण है। ये क्या हो गया, ये हो गया सतही दृष्टिकोण, ठीक है। अब देखिए यहां पर अहम ईगो निर्देशित होता है, तो आप लोग जानते हैं ईगो निर्देशित होता है किससे, वास्तविकता के सिद्धांत से। सुख के सिद्धांत से कौन निर्देशित होता है, ईड निर्देशित होता है। और आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा कौन निर्देशित होता है, सुपर ईगो निर्देशित होता है। क्लियर। फिर है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये जानबूझ करके इस तरीके से रखा गया, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का प्रश्न रखा गया। तो इसमें लिखा है कि व्यक्तित्व की विकास की अवस्था है, तो अधिगम वृद्धि नहीं है, व्यक्तिगत व्रत अध्ययन ये भी नहीं है, उपचारात्मक अध्ययन ये भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब यही है क्योंकि इनमें से कोई भी व्यक्तित्व विकास की अवस्था नहीं है। क्लियर। अब देखिए यहां पर आरटीई 2009 की धारा जो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने को निषिद्ध करती है, लेकिन हाल ही में कोविड-19 महामारी में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने का सरकार को अधिकार भी देती है। ये कौन सी धारा है, यानी कौन सी धारा में ऐसा कहा गया, तो आप लोग जानते हैं धारा कौन सी है, ये धारा 27। ये कौन सी धारा है, ये धारा 27 की बात हो रही है। क्लियर। अब देखिए यहां पर राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 को कब लागू किया गया था, यानी राजस्थान में इसको कब लागू किया गया, इसके ऊपर यहां पर बात हो रही है। तो आप लोग जानते हैं राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को इसको लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2011 इसका जवाब है। क्लियर। फिर आया 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि व्यक्तित्व का मापन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 16 पीएफ प्रश्नावली, 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण आरबी केटल के द्वारा किया गया। पर्सनालिटी फैक्टर प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, आरबी केटल ने किया। तो व्यक्तित्व का मापन करने के लिए प्रयुक्त होती है, व्यक्तित्व के मापन में इस्तेमाल होती है। फिर आया एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, मजबूत अहम को बनाया जाता है। देखो दोस्तों इसमें दो उत्तर हैं, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ये दो यहां पर आपको ऑप्शन यहां पर सही लग रहे हैं और ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ये दोनों ऑप्शन सही तो हैं, लेकिन हमें दोनों में से क्या करना है, एक को चुनना है। तो पहले इसको समझ लीजिए। वास्तव में होता यही है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह होता है जिसमें इदम और परम के बीच में क्या होता है, संतुलन होता है। लेकिन देखो यहां पर क्या है, अहम को मजबूत बनाया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब अहम मजबूत होगा तो अहम मजबूत होगा तो संतुलन बनाने का काम कौन करता है, संतुलन बनाने का काम कौन करता है, ये अहम ही तो करता है। तो अगर अहम को मजबूत बना देंगे तो वो काम तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि ये काम किसका है, ये काम अहम का है। तो हमारा जो जवाब है वो ये है कि इसको मजबूत बनाया जाए। जब ये मजबूत बनेगा तो ये अपने आप ही क्या करेगा, इदम और परम में क्या कर लेगा, संतुलन बिठाएगा, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है, इदम और परम के बीच में क्या करना, संतुलन बनाना। आप लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है तभी तक बना रहता है जब तक वो अहम मजबूत होता है। जब अहम कमजोर होता है तो फिर क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का पतन हो जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा, अहम को मजबूत बनाया जाना चाहिए। फिर है अंतर्मुखता बहिर्मुखता, ये सिंपल क्वेश्चन है। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व के लक्षण किसने बताए, हैंस आइजेंक ने बताए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है, नहीं बताई गई है। इसका 3 तो बताई गई है और 1 नहीं बताई गई है। तो आप लोग जानते हो गणितीय कौशल बताया है इन्होंने, ठीक है, संगीत कौशल म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी बताया है, अंतर व्यक्तिक इंटरपर्सनल भी बताया है, और व्यवहारिक कौशल ये इन्होंने नहीं बताया। तो इसका जवाब क्या है, ये किसने बताया व्यवहारिक कौशल, ये स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्र सिद्धांत है उसमें बताया गया है। तो इसका जवाब ये। अब चलते हैं, देखिए आगे, निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है, यानी कौन सा ऐसा प्रकार है जो इसमें से नहीं है। तो देखो संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता होती है, स्पेटियल बुद्धिमत्ता स्थानिक बुद्धि होती है, फिर अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता ये भी होती है, तो विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता ये नहीं होती है। तो इसका जवाब यही है कि ये इन्होंने नहीं सुझाई, ये बुद्धि इन्होंने नहीं बताई है।
फिर आया कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें, अब देखो इनमें क्या होता है, सांवेगिक बुद्धि लब्धि EQ ज्यादा होता है। EQ क्या होती है आप लोग जानते हो, अपने और दूसरों के संवेगों को समझना और उनमें उचित प्रकार से तालमेल बिठाना, वही क्या होता है, वही होता है EQ। तो जिस व्यक्ति का EQ स्ट्रॉन्ग होगा वो व्यक्ति नए लोगों के साथ समायोजित होने में क्या होगा, ज्यादा जो है संभव होगा, ज्यादा केपेबल होगा नए लोगों के साथ में एडजस्ट होने में। तो इसका जवाब क्या है, सांवेगिक लब्धि यानी EQ होती है उनमें। अब आया भारतीय संविधान के किस भाग में 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा का प्रावधान है। तो आप लोग जानते हो जो नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार जो है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका जो जवाब है वो सीधा सीधा सा क्या है, इसका सीधा सीधा सा जो जवाब है वो आपका ये वाला जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए आगे हम लोग आगे चर्चा करें हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर। तो आगे जो है वो है कि बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है। तो बुद्धिमत्ता का जो संबंध है वो किसके साथ में है, तो केंद्रीय चिंतन से भी है, बहुआयामी चिंतन से भी है, सृजनात्मकता से भी है और उपयुक्त सभी से। यस, उपयुक्त सभी से क्या है, इसका चिंतन है। अब चलते हैं हम लोग आगे। RT 2009 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी के बारे में कौन से जो कथन है वो आरक्षण, मतलब कौन से कथन सही है ये आपको पता लगाना है। तो देखो 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, 75% स्थान अभिभावकों तो आरक्षित है, अध्यक्ष एवं सचिव अभिभावक होते हैं, प्रधान सरपंच या जिला प्रमुख क्षेत्रीय है तो सदस्य होगा। तो आप देखिए इसमें से क्या क्या चीजें सही है, क्या क्या चीजें इसमें से सही है। तो आप लोग देखते हैं इसमें से ये पहले वाला जो है वो सही है, ठीक है, दूसरे वाला जो है वो भी सही है और ये 5वां नंबर जो है वो आपका सही है, यानी 1 2 5 सही है और ऐसा यहां पर है। तो इसका जवाब 1 2 और 5। क्लियर। अब देखिए आगे बात करें हम लोग, आगे चर्चा करें तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो सुझाता है, क्या सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ठीक है, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। यहां बात हो रही है दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर की। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये यहां पर सुझाव मिलता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का क्या किया है, एक रूपरेखा की तरह वो ग्रहण करे। तो इसका जवाब ये है। अब आता है आगे आपका व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है, व्यवहारिक बुद्धि जो है वो मूर्त बुद्धि होती है। ठीक है, मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। फिर आया RT 2009 का विस्तृत नाम है, RT 2009 का विस्तृत नाम है। तो आप लोग जानते हैं इसका विस्तृत जो नाम है वो है राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, इसमें कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आया दोस्तों यहाँ पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो शिक्षक का काम नहीं है। तो देखो पहला, निश्चित समय पाठ्यक्रम को पूरा कराना, ये शिक्षक का काम है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन अभ्यास कराना चाहिए, ये काम नहीं होता है ट्यूशन का। ठीक है, तो ये जवाब नहीं है, बाकी तीनों अपने आप ही क्या होंगे, इसके होंगे। तो ये इसका सही जवाब। तो इस तरीके से ये एजुकेशन साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन थे उन पर हम लोगों ने बात करी, विश्लेषण की। नमस्कार, अब हम शुरू करते हैं 6 तारीख को हुए लेवल फर्स्ट के प्रश्न पत्र के हिंदी प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न था निम्न में से प्रत्येक की दृष्टि से, यहाँ पर ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ देखो कुछ शब्द आए, लूट जोड़ एरा, बस जोड़ एरा, लाख जोड़ एरा। सभी में प्रत्यय तो एरा लग रहा है, लेकिन देखो किसी भी धातु रूप या किसी भी क्रिया रूप के साथ जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तो कृत प्रत्यय कहलाता है और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय जुड़ता है तो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। यहाँ बसना क्रिया के एरा प्रत्यय जुड़ा है, यहाँ लौटना क्रिया के साथ एरा प्रत्यय है, लेकिन लाख जो शब्द है वो संज्ञा शब्द माना जाता है, इसलिए 3 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ देखो सर्व को जानने वाला, तो सर्व मूल शब्द हो गया और ज्ञ इसमें प्रत्यय हो गया। विशेष यहां मूल शब्द हो गया, वि उपसर्ग शेष
मूल शब्द और गे इसके के साथ क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। मर्म को जानने वाला, मर्म जोड़ गे। लेकिन यहां अगर हम देखें तो अभी मूल शब्द नहीं उपसर्ग है और गे मूल शब्द के रूप में प्रकट हुआ है, प्रत्यय के रूप में प्रकट नहीं हुआ, इसलिए 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, अफीमची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कभी भी किसी भी शब्द से प्रत्यय अलग करना हो तो उसके मूल शब्द को अलग कर लेना चाहिए और शेष शब्दांश जो बचता है उसे प्रत्यय मानना चाहिए। तो यहां मूल शब्द क्या है, अफीम, और फिर शेष क्या बचा, ची, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ची प्रत्यय हो जाएगा। निम्न में से कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय मतलब वे शब्द जो तद्धित प्रत्यय के योग से बनते हैं और वाक्य में कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहां पर देखो, लेखक कर्ता कारक हो सकता है, माली कर्ता कारक हो सकता है, लड़ाकू कर्ता कारक हो सकता है और बचपन कर्ता कारक नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन यहां देखें तो लिख जोड़ अक, और यहां देखें तो माला जोड़ ई, यहां लड़ जोड़ आकू या लड़ना जोड़ आकू हो जाएगा, और बच्चा जोड़ पन, बच्चा जोड़ पन। तो बचपन तो कर्ता हो ही नहीं सकता, भाववाचक संज्ञा शब्द है। कर्ता होंगे कौन, लड़ाकू, लेखक और माली, ये कर्ता के रूप में आ सकते हैं। लेकिन लड़ाकू और लेखक दोनों शब्द क्रिया से बने हुए हैं, इसलिए कृत प्रत्यय होंगे, तद्धित प्रत्यय नहीं होंगे। जबकि माली शब्द माला संज्ञा शब्द से बना है, कृत तद्धित प्रत्यय होगा, इसलिए कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय जो माना जाएगा वो माली वाला उत्तर सही माना जाएगा, 3 नंबर विकल्प। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प, फूफा जोड़ एरा बराबर फूफेरा, सांप जोड़ एरा बराबर सपेरा, लाख जोड़ एरा बराबर लखेरा। तीनों शब्द संज्ञा से बने हुए हैं, लेकिन यहां बसना जोड़ एरा क्रिया से बना होने के कारण कर्तृ प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए असुमेलित विकल्प 2 नंबर विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखें, बचपन में प्रयुक्त प्रत्यय भेद है। तो देखो, जब किसी शब्द के साथ किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्द के साथ प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा की रचना होती है तो वहां भाववाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। तो बच्चा जोड़ पन, बच्चा एक संज्ञा शब्द है और पन इसके प्रत्यय जुड़ा, और बचपन शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा का शब्द माना जाता है, इसलिए यहां भाववाचक तद्धित प्रत्यय उत्तर सही उत्तर होगा। उपयोगी शब्द का विपरीतार्थी, उपयोगी शब्द का विपरीतार्थी शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? उपयोगी शब्द का विपरीतार्थी शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो उपयोगी का विलोम शब्द होता है अनुपयोगी। अनुपयोगी में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनुपयोगी में अन उपसर्ग लगा है, इसलिए कौन सा उपसर्ग मानेंगे यहां पर? अन उपसर्ग सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से वह शब्द चुनिए जिसमें उपसर्ग तथा संधि दोनों का प्रयोग हुआ है। तो देखो, प्रतिपल उपसर्ग तो है लेकिन संयोग है, संधि नहीं है। प्रतिघात उपसर्ग है लेकिन संयोग हो रहा है, संधि नहीं है। लेकिन प्रति जोड़ अर्पण, प्रत्यर्पण संधि भी है और प्रति उपसर्ग भी है, इसलिए 1 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। किस विकल्प में स्व उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, स्व, स्वा से शुरू होने वाला कोई भी शब्द है, अगर वह अपना, अपनी, अपने के अर्थ को प्रकट करता है तो वहां स्व उपसर्ग ही माना जाता है, और अपना, अपनी, अपने के अर्थ को प्रकट नहीं करता तो वहां सु उपसर्ग माना जाता है। तो स्व जोड़ अर्थ बराबर स्वार्थ, मतलब अपने अर्थ के लिए, तो अपना आ गया तो स्व करेंगे। स्व जोड़ जन, स्व जोड़ धर्म, लेकिन स्व जोड़ आगत नहीं होता, सु जोड़ आगत होता है, सु जोड़ आगत शब्द होता है, इसलिए यहां पर सु उपसर्ग है, स्व उपसर्ग नहीं है। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में विदेशी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो नए आस्तिक, ये तो संस्कृत का उपसर्ग है। चिरकाल, ये भी संस्कृत का उपसर्ग है।
अधमरा हिंदी का तद्भव उपसर्ग है अध, और लायक के ना उपसर्ग लगा, नालायक विदेशज उपसर्ग माना जाता है, इसलिए 3 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। बदस्तूर शब्द का कौन सा उपसर्ग है? अभी यहां पर देखो मूल शब्द क्या है? दस्तूर। दस्तूर जो है यहां मूल शब्द माना जाएगा, और इसके बै उपसर्ग लग गया। बै का मतलब साथ, दस्तूर के साथ जो होता है उसे ही बै दस्तूर कह दिया जाता है, तो बै उपसर्ग यहां पर सही उत्तर होगा, बद नहीं होगा। वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से आध्यात्मिक बिल्कुल शुद्ध है, आध्यात्मिक गलत है, आध्यात्मिक गलत है, आध्यात्मिक गलत है। आध्यात्मिक शब्द जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध शब्द माना जाता है। अगला शब्द देखें, किस विकल्प में सभी शब्द, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। मुहूर्त सही है, लेकिन मंजू शब्द गलत लिखा हुआ है, यहां पर ऊ की मात्रा छोटी आनी चाहिए थी। कैलाश शुद्ध शब्द है, रात्रि शुद्ध है, चिनगारी शुद्ध है, नवाब शुद्ध है, उष्मा भी शुद्ध है। यहां पर कुछ वर्तनी त्रुटि है, क्योंकि फोल्डर चेंज करने पर दंते से यहां तालव्य से में बदल रहा है, इसलिए ये वर्तनी वाली अशुद्धि यहां पर देखी जा सकती है। तो यहां पर ये आपके पेपर में जो छपा था वो मूर्धन्य से ही छपा था, इसलिए 2 नंबर विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। यहां चिन्ह शब्द ही गलत हो गया, मध्याह्न भी गलत है। यहां देखें तो श्रीमती गलत है, एकत्रित गलत है, अहोरात्रि गलत है, ये शब्द गलत माने जाते हैं। ये भी शरबत लिखा हुआ था, ध्यान रखना। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहां देखते हैं तो दुरावस्था अशुद्ध माना जाता है, पुनरावलोकन अशुद्ध होता है। दुरावस्था अगर होता तो शुद्ध होता, पुनरावलोकन शुद्ध होता। अनाधिकार अशुद्ध है, अनधिकार शुद्ध होता है, लेकिन जागृत पूर्ण रूप से शुद्ध शब्द है, इसलिए 4 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। ध्यान रखना इनका। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस विकल्प में दोनों शब्द अशुद्ध हैं? दोनों शब्द क्या हैं? अशुद्ध हैं। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक अशुद्ध है, लेकिन प्रायोगिक शुद्ध है। श्राप अशुद्ध है और कबड्डी भी अशुद्ध है, इसलिए 2 नंबर विकल्प यहां सही हो जाएगा। प्रभु शुद्ध है, प्रभु दयाल, प्रभु शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये अशुद्ध, ये शुद्ध, तो दोनों शब्द अशुद्ध होने चाहिए थे। श्राप नहीं होता, क्या होता है? शाप, और कबड्डी नहीं होती, कबड्डी होता है, कबड्डी। ये होता तो दोनों शुद्ध हो जाते। अगला देखें, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से, सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? कैलाश, अधिशासी, त्योहार, तत्व और उपलक्ष्य, ये सारे शब्द शुद्ध हैं। पुनरावलोकन यहां अशुद्ध हो जाएगा। अतिशयोक्ति शुद्ध है, नींबू जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। इसमें कौन सा से था? षष्ठम, सृष्टा। गुरु उपदेश में रू बड़ा आना चाहिए था। खेतीहर में ई की मात्रा शुद्ध होनी चाहिए थी। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान शब्द शुद्ध होता है। अभिशंसा अशुद्ध लिखा हुआ है, 63 अशुद्ध लिखा हुआ है, अनाधिकार अशुद्ध लिखा हुआ है, महत्व अशुद्ध लिखा हुआ है, प्रज्वलित अशुद्ध लिखा हुआ है, सभी शब्द अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न शब्द समूहों में से किस शब्द, निम्न शब्द समूह में से समूह के सभी शब्द शुद्ध है? यहां पर आएगा मिष्ठान अशुद्ध है, महत्व सही है, गलत है, उज्जवल सही है, वापस सही है। उपर्युक्त चिन्ह अशुद्ध हो जाएगा, उपर्युक्त सही है। गोवर्धन, संवर्धन, श्राप अशुद्ध हो जाएगा। कनिष्ठ, जागृति
कबड्डी और लघुत्तर ये शुद्ध शब्द हैं, इसलिए 4 नंबर विकल्प यहाँ शुद्ध विकल्प माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सीजे डोडसन द्वारा प्रतिपादित विधि है। तो सीजे डोडसन ने कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया था? द्विभाषी पद्धति का प्रतिपादन सीजे डोडसन के द्वारा किया गया था। अगला देखें, दल शिक्षण का अर्थ है शिक्षक समूह के द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? दल शिक्षण कहा जाता है। अगला देखें, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन का प्रारंभ हुआ था सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में प्रारंभ हुआ था, अहमदाबाद, औरंगाबाद, हैदराबाद में नहीं हुआ, इसलिए 2 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लिखना, निबंध लिखना, नाट्य लेखन, इनमें सब में लिख रहे हैं, लेकिन वाद विवाद में मौखिक अभिव्यक्ति होती है, लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती। व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है। व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले समझे। व्याख्यान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? व्याख्यान की यह परिभाषा टी.एम. रिस्क नामक विद्वान के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। टी.एम. रिस्क ने ऐसा बताया है। अगला प्रश्न देखें, साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? तो साहचर्य विधि जो है वो मोंटेसरी की प्रणाली मानी जाती है, इसलिए मोंटेसरी के द्वारा प्रतिपादित यह विधि सही उत्तर इसका माना जाएगा। अगला देखें, व्याकरण अनुवाद विधि में प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान पहले करवा दिया जाता है। कठिन शब्दों को बच्चों की मातृभाषा में अनुवाद करके बता दिया जाता है, फिर पुनः मातृभाषा के शब्दों का हिंदी में अनुवाद किया द्वितीय भाषा में अनुवाद किया जाता है। तो केवल द्वितीय भाषा के व्याकरण को पहले पढ़ाया जाता है। 2 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सौर से अपत्यवाचक कौन से होते हैं? जो उत्पन्न होने का बोध कराते हैं। सूर्य से उत्पन्न, सूर्य से उत्पन्न होने के कारण सौर, पुत्र से उत्पन्न होने के कारण पौत्र, वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि, लेकिन सांप से उत्पन्न होने के कारण सपोला नहीं कहा जाता। छोटे सपोला लघुता का बोध कराता है, इसलिए यहाँ ऊंतावाचक प्रत्यय माना जाएगा, इसलिए 2 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। निम्न में से किस विकल्प में संस्कृत के मूल उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो मूल उपसर्ग कौन से होते हैं? जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं जिनका सर्वप्रथम संस्कृत में प्रयोग किया गया, वो मूल उपसर्ग माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अति, अधि, अपि, सु, उद, प्रति, परि और उप। अब इनमें से कोई है तो वो उत्तर सही होगा। सत का प्रयोग नहीं हुआ, अधय का प्रयोग नहीं हुआ, स्व का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन नियम ये मूल उपसर्ग के अंतर्गत आता है। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, 39 का हिंदी मानक रूप है, तो 39 का हिंदी मानक रूप 1 नंबर विकल्प सही होगा। 39, 39, 39 ये सही उत्तर नहीं माने जाते, मानक रूप 39 ही शुद्ध होता है। निम्न में से किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पाणिनि जोड़ ईय, मानव जोड़ ईय, भवत जोड़ ईय, लेकिन विचारणीय में ईय नहीं है। इसका अगर विश्लेषण करें तो वी तो उपसर्ग है, चर धातु है और अनीय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कैसा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है, ईय प्रत्यय नहीं है, इसलिए 2 नंबर विकल्प शुद्ध उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 91 का सही मानक रूप है 91 बोलते हैं, 91 बोलते हैं, 91 बोलते हैं या 91 बोलते हैं? तो शुद्ध मानक रूप 91 माना जाता है। 3 नंबर विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता का सुझाव सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो ये सुझाव सर्वप्रथम
देखो प्रत्यक्ष विधि के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का प्रतिपादन तो 1901 में गुइन महोदय द्वारा किया गया और वोकिल ने इसका प्रचार प्रसार किया था, लेकिन इसकी आवश्यकता का सुझाव सर्वप्रथम पामर नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, इसलिए 3 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। ये थे कुछ हिंदी से संबंधित प्रश्न। उम्मीद है आपको प्रश्न पत्र अच्छा समझ में आया होगा। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं प्रवीण स्वामी फिर से एक बार सभी अभ्यर्थियों का प्रयास डिजिटल ऐप पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे टेस्ट पेपर सॉल्यूशन विद कंप्लीट एनालिसिस दैट वाज हेल्ड ऑन 6 फरवरी 2021। और वो लेवल फर्स्ट के एस्पायरेंट जो हैं, एसटीसी अथवा जेबीटी के जो एस्पायरेंट हैं, उनका पेपर था, वो देखना है। 3 सिलेबस में 3 बिंदु थे अपने पास। एक था फ्रेजल वर्ब, इंग्लिश के पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहा हूं मैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, सेकंड ईडियम, और तीसरा जो बिंदु है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत। इन पे आधारित अपना टेस्ट तैयार हुआ था और मैंने कोशिश की है इस पेपर को तैयार करने में कि बिल्कुल स्तरीय हो, साथ में इक्विवेलेंट मार्क्स हों, सभी टॉपिक्स के बराबर वेटेज में मार्क्स हों, क्वेश्चंस हों। पहला जो क्वेश्चन अपना वो देखिए, एक आता है व्हाई डू यू वांट टू गिव योर स्टडीज, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या है, आप अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ना चाहते हैं। इस मीनिंग में प्रयुक्त होने वाले फ्रेजल वर्ब कौन सी होगी। तो इसका मीनिंग क्या है, गिव अप आता है दोस्तों, गिव अप। गिव अप जो होता है ना, गिव अप जो आता है, इसका मतलब क्या होता है, त्यागना अथवा छोड़ना, ठीक है। इसके सिमिलर वर्ड में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे मैंने कहा अबेंडन, अबेंडन का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना अथवा त्यागना होता है। रिनाउंस आता है, इसका मीनिंग होता है वो भी क्या होता है, छोड़ना अथवा त्यागना होता है। एब्डिकेट का मीनिंग होता है वो भी क्या होता है, छोड़ना अथवा त्यागना होता है, ठीक है, एब्डिकेट कह सकते हैं अपन। उसी प्रकार से क्या बोल सकते हैं, लीव आता है, इसका मीनिंग भी क्या होता है, छोड़ना अथवा त्यागना होता है। क्विट का मतलब होता है वो भी क्या होता है, छोड़ना अथवा त्यागना होता है। और रेलिंक्विश का मीनिंग होता है वो भी क्या होता है, छोड़ना अथवा त्यागना होता है। लैंग्वेज फेस्ट का अगर कोई एस्पायरेंट हो और तो वो ये वर्ड पक्के याद कर लें, क्योंकि सिनोनिम का पार्ट आ गया। तो गिव अप का मीनिंग होता है वो क्या होता है, छोड़ना अथवा त्यागना, जिसके सिमिलर वर्ड में आते हैं एक्सेप्टेड, इलेक्टेड, रिटेन, मेंटेन, कीप, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इसके एंटोनिम होते हैं गिव अप के। आगे देखो, ही वाज ब्रॉट बाय हिज अंकल, मतलब उसका पालन पोषण किया जाता है। और किसके द्वारा पालन पोषण किया जाता है, उसके अंकल के द्वारा किया जाता है, अंकल के द्वारा किया जाता है। तो क्या आता है, ब्रिंग अप आता है। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, ठीक है। यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मी वॉज रेडी टू फॉल द एनिमी, कि आर्मी जो है वो दुश्मनों के ऊपर क्या थी, ठीक है, आक्रमण करने को तैयार थी। तो एक वर्ड आता है मेरे पास फॉल, और फॉल के साथ अपन कौन सा प्रेपरेशन का प्रयोग करें, फॉल के साथ कौन सा प्रेपरेशन काम में लें जिससे ये पार्ट आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर दे। तो क्या आता है, फॉल के साथ कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, फॉल। फॉल के साथ अपॉन का प्रयोग करेंगे, फॉल अपॉन। और इस फॉल अपॉन का मीनिंग होता है वो क्या होता है, आक्रमण करना, किसी पर टूटना, ठीक है, आक्रमण करना, वो क्या होता है, फॉल अपॉन होता है। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। सुन हिज मनी बिगेन टू रन, ठीक है, मतलब जल्दी ही उसका जो धन है बिगेन टू रन। और रन के साथ कौन सा वर्ड काम में लेना है, डाउन, रन डाउन। डाउन आएगा क्योंकि रन ऑफ नहीं होता, रन अप नहीं, रन इन नहीं, क्या होगा, रन डाउन। और रन डाउन क्या होगा, वाक्य, रन डाउन से हमारा वाक्य सार्थक होगा, ठीक है। कैसे, रन डाउन का मतलब होता है, वो होता है धीरे धीरे किसी चीज में गिरावट आना, ठीक है, कमी होना, ह्रास होना, वो क्या होता है, रन डाउन होता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, रन डाउन। ऐसा कहोगे आपका बिंदु बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अपन। दे कॉट ए लॉयन एंड पुट इट ए केज, मतलब वे जो हैं उन्होंने पकड़ा किसको, शेर को पकड़ा, एंड पुट इट ए केज, और उसको डाला, कहां डाला, पिंजरे में डाला, ठीक है, पिंजरे में डाल दिया, प्रवेश करा दिया, ठीक है। वो क्या होता है, पुट इनटू होता है, पुट इनटू। पुट इनटू का मतलब होता है वो क्या होता है, कोई भी चीज उसमें प्रवेश कराना, ठीक है, डालना किसी को, उस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, पुट इनटू का प्रयोग करते हैं। पुट अप का मतलब होता है वो क्या होता है, पूछना होता है,
किसी चीज को पूछना। और पुट ऑफ का मीनिंग होता है वो क्या होता है, कपड़े वगैरह उतारना या फिर किसी व्हीकल से नीचे उतरना। एक पुट ऑन आता है और पुट ऑन का मीनिंग होता है वो क्या होता है, कपड़े पहनना, ठीक है। या फिर पुट ऑन का मतलब होता है किसी व्हीकल में चढ़ना, सवारी करना, वो क्या होता है, पुट ऑन होता है, ठीक है जी। आगे देखो, सम ऑफ द प्लास्टर केम एंड वॉल्स लोस्ट देयर ब्यूटी, ठीक है जी। सम ऑफ द प्लास्टर केम, कि बहुत सा प्लास्टर जो है वो केम ऑफ का मतलब होता है गिरना, निकलना, कोई भी चीज है कि बहुत सा जो प्लास्टर है वो निकल गया। एंड द वॉल्स लोस्ट देयर ब्यूटी, और वॉल जो है उन्होंने क्या है, अपनी जो सुंदरता है उसको खो दी। क्यों खो दी, क्योंकि प्लास्टर है वो तो बहुत सा निकल जाता है उस अभाव में। तो यहां पे क्या आएगा, कम ऑफ आएगा, और कम ऑफ का मतलब होता है गिरना होता है, ठीक है, क्या, गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज टू मेक द लॉस, मतलब उसको करना पड़ता है। मेक द लॉस मतलब लॉस की भरपाई करनी पड़ती है, लॉस की भरपाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों एक तो देखो मेक आउट आता है, मेक आउट, एक मेक अप दे दिया, ठीक है। मेक फॉर होता है, मेक फॉर भी होता है। मेक फॉर का मतलब होता है किसी के लिए बनना। मेकअप का मतलब होता है श्रृंगार करना या फिर अक्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना, वो क्या होता है, मेकअप होता है, ठीक है। तो यही होगा ना, यहाँ पे श्रृंगार तो करने का भाव है नहीं, मतलब जो भी नुकसान उसकी भरपाई करने का भाव है। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब कौन सी बनेगी अपनी, अप बनेगी। देखो, द थिप ब्रोक द हाउस एंड टुक अवे ऑर्नामेंट्स, मतलब चोर जो हैं उन्होंने घर में प्रवेश किया और क्या है, जो भी गहने थे, जो भी आभूषण है उनको ले गए, गहने आभूषण उनको ले गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है। तो ब्रेक के साथ हम यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश करना, या फिर क्या बोल सकते हैं, सेंधमारी करना। उस अर्थ में जो फ्रेजल वर्ब आती है वो कौन सी आती है, ब्रेक इनटू आती है, यही होगा। किसी महामारी का फैलना ब्रेक आउट होता है, ठीक है। कोई भी आगजनी, दंगा, फसाद जो होता है उसका प्रसारित होना, फैलना, उस अर्थ में ब्रेक के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आउट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, द पुलिस ब्रोक द क्राउड एट द पार्लियामेंट हाउस। द पुलिस ब्रेक द क्राउड एट द पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। तो यहां पे अप का प्रयोग करोगे, ठीक है। ब्रेक अप जो होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक ऑफ, ब्रेक इन, ब्रेक ऑन, ब्रेक इनटू, अलग अलग सेंस देते हैं। ब्रेक अप का मतलब होता है तो संबंध टूटना, ठीक है, दो शख्स हैं उनके बीच में ब्रेकअप हो गया। दूसरा ब्रेकअप का मतलब होता है वो क्या होता है, तितर बितर करना, ठीक है, तितर बितर करना। तो क्या कर रहा था, पुलिस ब्रोक अप द क्राउड एट द पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस में जो भीड़ जमा थी उस भीड़ को पुलिस ने क्या किया, तितर बितर कर दिया, अलग अलग बखेर दिया, ठीक है। क्या हुआ, यहां पे ब्रेकअप होगा। द थीव्स हैड ब्रोकन व्हाइल दे वर अवे, ठीक है। द थीव्स की चोर हैं, हैड ब्रोकन व्हाइल दे वर अवे, ठीक है। अब यहां पे आपको अप्रोप्रिएट आंसर है उसका चुनाव करना है, तो ये तो वही आएगा, क्या आएगा, ब्रेक के साथ किसका प्रयोग करोगे, इनटू, मतलब जब वो घर से बाहर थे उस समय चोर जो है उन्होंने क्या किया, घर में जबरदस्ती प्रवेश किया, इंटर किया, ठीक है। ये आपका क्या होगा, अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है, ही फेंटेड द हिट, ही फेंटेड द हिट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ही फेंटेड द हिट, ही फेंटेड द इन द हिट बट वॉज सून ब्रोट, बट क्वेश्चन को देखना, ढंग से देखना। ही फेंटेड इन द हिट, फेंटेड इन द हिट, साथ में क्या दे रखा है, ही फेंटेड इन द हिट बट वॉज सून। फेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से मूर्छित होना, मतलब बेहोश हो जाना।
गर्मी में वो अक्सर क्या हो गया, बेहोश हो गया, बट वो सून ब्रोट और आगे क्या जाएगा, राउंड। ब्रेट राउंड का मतलब होता है होश में लाना, लेकिन जल्दी ही उसको क्या किया जाता है, होश में लाया जाता है। बेहोश जरूर हो गया था लेकिन जल्दी उसको होश में लाया जाता है। तो एक तो ये वर्ड, इसका मीनिंग ध्यान में रखना, ठीक है। फेंट का मतलब होता है, एक वर्ब होती है, ठीक है, क्या होता है, बेहोश होना, मूर्छित हो जाना, लड़खड़ा के गिरना, ठीक है, वो क्या होता है, फेंट होता है। और ब्रिंग राउंड जो होता है, इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है, होश में लाना। आई कैम, ठीक है, और आगे क्या है, एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, ठीक है, कि मैं मिला एक पुराने मित्र से, और कहाँ मिला, बाजार में मिला। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा ये जानना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे आप, एक्रोस का प्रयोग करोगे। कम अक्रोस, कम ऑफ जो होता है वो ओरिजिन को दर्शाता है, उत्पत्ति को। मोदी कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, तो वसुंधरा राजे सिंधिया कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली। कम अक्रोस का मतलब होता है वो क्या होता है, संयोग से मिलना, अचानक मिलना, उस अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, कम अक्रोस का प्रयोग करते हैं। यही क्या होगा आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही डिड नॉट कम टू माई वे ऑफ थिंकिंग, ही डिड नॉट कम टू माई वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, वही आ जाएगा इसमें, वही है कि ही डिड नॉट कम टू माई वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, मतलब वह जो है वो संयोग से मेरी सोच के अनुरूप मुझे नहीं मिल सका। तो यहां भी किसका प्रयोग करेंगे, कम के साथ, क्या है, हाँ जी, कम के साथ, सॉरी यहां पे क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है अपना, ही डिड नॉट कम टू माई वे ऑफ थिंकिंग, माफी चाहूंगा, ठीक है, ही डिड नॉट कम टू माई वे ऑफ थिंकिंग, मेरी सोच के अनुसार, मेरी सोच के अनुसार वह नहीं समझ सका, ठीक है। तो यहां पे हम कम राउंड का प्रयोग करेंगे। द डॉग ट्रेंड मी एंड बिट मी इन द लेग, ठीक है, ट्रन के साथ यहां पे अप्रोप्रिएट कौन सा प्रेपरेशन का प्रयोग करोगे जिससे इसका मीनिंग क्या हो, सार्थक हो। तो यहां पे ट्रन के साथ किसका प्रयोग करना, हमें ट्रन के साथ अपॉन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसी चीज को काटना, किसी चीज को काटना, ठीक है, टर्न अप अपॉन, टर्न अप, ठीक है, टर्न अप अपॉन, डाउन, ओवर। अप्रोप्रिएट आंसर देखना है तो टर्न अपॉन का प्रयोग कर दोगे, ठीक है, मतलब किसी तरफ मुड़ना। एंड बिट मी इन द लेग, और मुझे काटा जाता है कहां, टांग से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच पार्ट ऑफ द लेसन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो क्या है शिक्षण के दौरान उसको इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, ठीक है जी। एक तो प्रिपरेशन, तैयारी, शिक्षण विधियों में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश का पार्ट आ गया। एक तो क्या दे रखा है, प्रिपरेशन, ठीक है, तैयारी आता है। दूसरा प्रेजेंटेशन, एक है मॉडल रीडिंग। तो देखो प्रेजेंटेशन जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट बिंदु होता है, ठीक है। आप कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से विषय वस्तु का प्रेजेंट करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन आप कैसे देते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट बिंदु है, ठीक है। आपका शिक्षण आपकी प्रेजेंटेशन पे आधारित होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बिंदु होता है अपना वो कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है जी। इन विच रीडिंग द टीचर शुड ट्राई टू रीड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, मतलब उच्चारण याद ना, और जो तुकबंदी वगैरह जो होती है, कहाँ कहाँ क्या दबाव देना है, कहाँ कहाँ कम ज्यादा जोर देना है, ठीक है, वो सिखाने काम जो है वो कौन सी रीडिंग करती है ये जानना है। तो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, मॉडल रीडिंग, ठीक है, मॉडल रीडिंग। या फिर इसी को अपन यूं बोल सकते हैं एग्जैक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, उच्चारण का जो सही जो तरीका है वो सिखाने का काम करता है, वो कौन करता है, मॉडल रीडिंग करता है। यही क्या होगा आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉइंट्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड इन लाउड रीडिंग, कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो अपने मन में रखने होते हैं, ध्यान रखने होते हैं हमें किसमें, लाउड रीडिंग के दौरान। द एरर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी करेक्ट एट द एंड ऑफ द रीडिंग, मतलब उच्चारण संबंधी जो भी गलतियां बच्चा करता है उसको अंत में हम रीडिंग कंप्लीट होने के बाद उनको हम क्या करें, ठीक करें। दूसरा, स्टूडेंट शुड कीप द बुक ए फुट अवे फ्रॉम द आईज, मतलब
आप लाउड रीडिंग करते हैं तो बच्चे हैं उनके चाहिए कि वो किताब जो है वो क्या करे, 1 फुट दूरी से रखे, किससे, अपनी आंखों से। दूसरा क्या है, द टीचर दे शुड कीप द बुक इन लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड शुड बी केप्ट फ्री, ठीक है, कि वो किताब जो है उसको लेफ्ट हैंड में रखें, ठीक है, शिक्षक जो है वो किताब को लेफ्ट हैंड में लाउड रीडिंग के दौरान, ठीक है। दूसरी बात क्या है, राइट हैंड है वो पार्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जी देखो दिखा लाउड रीडिंग में सही आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, साफ सुथरी बात है, सारे के सारे जो है लाउड रीडिंग के अंतर के जो पॉइंट है बिल्कुल सही है, यही क्या होगा आपका अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग शुड बी डन बाय द स्टूडेंट, ठीक है जी, कि कौन सी रीडिंग जो है वो अक्सर विद्यार्थी को करना चाहिए, ठीक है। एक दे रखा है लाउड रीडिंग एंड मॉडल रीडिंग, एक तो बालक जो है वो क्या करे, लाउड रीडिंग करे, साथ में मॉडल रीडिंग करे, ठीक है। दूसरा है लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, कि बालक जो वो लाउड रीडिंग करे, दूसरा मौन वाचन करे। तीसरा है मॉडल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, मॉडल रीडिंग करे और साथ में क्या करे, साइलेंट रीडिंग करे। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीडिंग होती है वो मानी जाती है साइलेंट रीडिंग। शिक्षण में अध्ययन करते हैं, सब अध्याय अगर अपन करते हैं, सेल्फ स्टडी जो करते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रीडिंग होती है वो कौन सी होती है, साइलेंट रीडिंग होती है, मौन वाचन होती है, ठीक है। तो इसमें 2 आंसर होंगे आपके, एक तो क्या उच्चारण सीखने के लिए, ठीक है, क्या आता है लाउड रीडिंग, और सब अध्याय हेतु अपन क्या देखते हैं साइलेंट रीडिंग। तो दोनों आपके आंसर क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट, भारत राष्ट्र जो उसमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश के संदर्भ में अपन देखें तो इंडिया में इंग्लिश जो है वो क्या है, कंपलसरी लैंग्वेज है, लेकिन वो कंपलसरी लैंग्वेज कहां तक है, ओनली एट स्कूल लेवल, केवल विद्यालय स्तर पर अंग्रेजी को क्या माना जाता है, कंपलसरी लैंग्वेज यानी अनिवार्य भाषा माना जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्कूलिंग एजुकेशन इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट एज लिंग्विस्टिक, स्कूलिंग एग्जाम जो है, स्कूलिंग जो अपनी पढ़ाई है वो पूरी होने के बाद भारत में अंग्रेजी एक भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक के रूप में पढ़ाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात, इंग्लिश को अपन क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इंग्लिश क्या है, एक फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश के बारे में बोल सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश को हम बोल सकते हैं, इंग्लिश क्या है, इंडिया के संदर्भ में टारगेट लैंग्वेज है। इंग्लिश को हम बोल सकते हैं, इंग्लिश क्या है, एसोसिएट लैंग्वेज है। इंग्लिश को हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, कार्यालयी भाषा जिसको अपन बोलें ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश को हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश को हम लिंग्वा फ्रैंका भी बोल सकते हैं, यानी लिंकिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहोगे, जी तो क्या है इसमें आपका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। सेकंड लैंग्वेज, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें दोनों दे दिया ना, इसमें डेड लैंग्वेज थोड़ी होगा। 4 नंबर आपका आंसर होगा कि फॉरेन लैंग्वेज भी है, साथ में क्या है, सेकंड लैंग्वेज भी है। इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट एज सेकंड लैंग्वेज, भारत राष्ट्र में अंग्रेजी को जो दर्जा मिला है वो कौन सी भाषा का मिला है, सेकंड लैंग्वेज का दर्जा मिला है। यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेचुरल एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स व्हाइल लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज बाय, मतलब एक प्रिंसिपल आता, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, और वो नेचुरलनेस किसके प्रति हो, एक फॉरेन लैंग्वेज के प्रति हो। मतलब क्या कह रहा है, ए नेचुरल एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, कि एक नेचुरल वास्तविक जो वातावरण है वो विद्यार्थी को प्रदान करना चाहिए वाइल लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, जब बालक जो है, ठीक है, वो विदेशी भाषा सीखे, ठीक है। और वातावरण जो है वो कैसे डेवलप होगा, एनवायरनमेंट जो है एक नेचुरल एनवायरनमेंट कैसे डेवलप होगा कि आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं उनके लिए आपको जरूरी है कि आप उनसे वार्तालाप करें, और वो किस में वार्तालाप करें, इंग्लिश में वार्तालाप करें। दूसरी बात, स्कूल में कोई भी जगह होती है, प्लेग्राउंड होता है, क्लासरूम होता है, ठीक है, प्रेयर असेंबली होती है, ठीक है, जो भी जगह होती हैं, क्लास है अपनी, लाइब्रेरी वगैरह जो है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हॉल जो है, इन सभी जगह में अगर बच्चा जाए, ठीक है, तो बच्चे को क्या करें, उनको इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि वो क्या करें, इंग्लिश लैंग्वेज काम में ले।
उससे एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तभी तो वुडवर्थ ने कहा था कि आप मुझे कोई भी बालक दीजिए, आप जो चाहोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, आतंकवादी, जो कुछ चाहोगे मैं वही बना दूंगा, क्योंकि ये बिंदु किस पे आधारित है? वातावरण पे डिपेंड है। एक छोटा शिशु जो होता है उसको आतंकवादियों के पास अगर आप छोड़ दोगे तो वो उस वातावरण में अपने आप ढल जाएगा और खुद बिन कोई ट्रेनिंग वो आतंकवादी बन जाएगा। चिकित्सक के पास छोड़ोगे तो बिन उसने एमबीबीएस की भी वो डॉक्टर बन जाएगा। और उसी प्रकार से ठीक है, इंजीनियर यानी टेक्निकल जो आदमी उसके पास छोड़ दोगे तो उसमें टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो वही है टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन द फॉरेन लैंग्वेज इन क्लास, प्लेग्राउंड, प्रेयर असेंबली, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये बिंदु आ गया, सारे के सारे सही है। कितना बढ़ा सकते हैं अपन इसको? एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू कन्वर्स इन ओनली फॉरेन लैंग्वेज बिकॉज टू मेक ए लैंग्वेज नेचुरल इट मस्ट बी स्पोकन। ठीक है, मतलब बच्चे जो हैं उनको आप प्रोत्साहित करें कि वो हर जगह वार्तालाप करें। किस में करें? इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करें, कन्वर्स करें। तीसरा है अरेंजिंग द स्टूडेंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन, और बच्चे जो है उनके लिए आप क्या करें? जो जिड्डी वाला पार्ट है, ग्रुप डिस्कशन जो होता है, समूह जो डिस्कशन जो वाला जो बिंदु होता है, आप उनका क्या करें? अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो जेडी जो था ग्रुप डिस्कशन में ऑटोमेटिकली बच्चा क्या है? एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। तो आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, सारे सारे क्या हैं? सही हैं। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी द कोर ऑफ लर्निंग? कोर ऑफ लर्निंग कह सकते हैं, तो इसी को अपन बोल सकते हैं सोल ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं। कि कौन सा सिद्धांत है शिक्षण का? शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है जिसको हम अधिगम की आत्मा मानते हैं? तो मोटिवेशन इज द सोल ऑफ या कोर ऑफ लर्निंग। अधिगम जो है, ठीक है, उसकी जो आत्मा होती है वो क्या होती है? मोटिवेशन। और ये अक्सर मोटिवेशन क्या होता है? अभिप्रेरणा, जिसके बारे में स्किनर ने एक बात कही थी कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। ठीक, अधिगम का सबसे बड़ा जो राजमार्ग है वो क्या होता है? मोटिवेशन। और मोटिवेशन अक्सर दो प्रकार का होता है, एक तो एक्सटर्नल मोटिवेशन और दूसरा कौन सा होता है? इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो क्रिएट करता है, कौन करता है? स्टूडेंट के साथी, फ्रेंड वगैरह बोल सकते हैं। ठीक है, टीचर करता है। ठीक है, उसकी फैमिली का कोई भी सदस्य अगर होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? मोटिवेट। वो तो क्या होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक इंटरनल मोटिवेशन होता है। और इंटरनल मोटिवेशन दोस्तों क्या होता है? जो बच्चे खुद की जो इनर फीलिंग्स होती हैं, इनर जो इमोशंस होते हैं, डिजायर्स होती हैं, विलिंग्स जो होती हैं, वो उसको पुश करती हैं। ठीक है, अभिप्रेरित करती हैं। वो कौन सा होता है? इंटरनल मोटिवेशन, जिसको डेवलप करने के लिए 4 टेक्निक काम में लेते हैं अपन। अराउजिंग टेक्निक, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, ठीक है, वैसे क्या आता है? इंसेंटिव टेक्निक, और चौथी आती है वेरिड टेक्निक, जिसकी विश्लेषण जो है इन चीजों का क्लासरूम में करना चाहिए। सीधा सा आंसर आपका यहाँ पे कौन सा होगा? मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल थ्रू विच द टीचिंग मैटर शुड बी सिलेक्टेड? ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अंतर्गत शिक्षण जो विषय वस्तु है उसका हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन आता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी शिक्षण विधि होती है वो 4 चीजों से मिलकर बनी होती है। वो 4 चीज कौन कौन सी आती हैं? जरा देखना। एक पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। उसके बाद में सेकंड जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रेडेशन। क्या कहोगे? ग्रेडेशन बोलोगे। तीसरा जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। और चौथा जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रिपीटेशन। क्या बोलोगे? रिपीटेशन। ठीक है, अपन को टीचर की 2 स्टेप दिखाई देती हैं क्लास में, एक तो प्रेजेंटेशन और एक रिपीटेशन। किन किन चीजों को वो रिपीट कर रहा है और किस प्रकार से वो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण है उसको डेवलप कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। ये चीजें 2 चीज हमें दिखाई देती हैं। लेकिन टीचर का जो प्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा डिपेंड होती है इन 2 बिंदुओं पे। सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? बच्चे के माइंड में बहुत सी क्रियाएं होती हैं कि इतना मैटर दे रखा है, क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, जिसके लिए उसको अपने से सीनियर जो बंदा होता है, अध्यापक वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनकी मदद लेनी पड़ती है। तो सिलेक्शन का चुनाव, यानी चुनाव जो होता है, सिलेक्शन जो है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन जो है वो क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि द होल मैटर कैनोट बी टॉट इन ए शॉर्ट टाइम। यानी सारा जो मैटर होता है वो कम समय में
नहीं पढ़ाया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए टीचर जो है वो क्या करता है, विषय वस्तु का चुनाव करता है। और ये चुनाव जो होता है वो हमेशा इन 6 बिंदुओं पे आधारित होता है। एक क्या आता है, रेंज दे दिया, रेंज। एक क्या आता है, कवरेज आता है, ठीक है। एक क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। लर्न एबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है, लर्न एबिलिटी, अवेलेबिलिटी और टीच एबिलिटी। तो इसमें सारे 6 पॉइंट आ गए। पहले में क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी एंड रेंज, दूसरा अवेलेबिलिटी एंड लर्न एबिलिटी, टीच एबिलिटी एंड लर्न एबिलिटी, ठीक है जी। एक कवरेज वाला वर्ड लिखा नहीं इसमें, ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, लर्न एबिलिटी एंड कवरेज, ऐसा भी कर सकते हो, लर्न एबिलिटी एंड कवरेज, ऐसा बोलोगे आपका पॉइंट बिल्कुल सही होगा। यही क्या आपका प्रॉपर आंसर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन इज, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन के प्रति जो आइडिया है वो क्या है, ये जानना है। टू सो सिंप्लीफाई द मैटर, ग्रेडेशन का मीनिंग क्या होता है, टू सिंप्लीफाई द मैटर, विषय वस्तु को आसान बनाना, ठीक है। यही क्या होगा आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि कोई भी विषय वस्तु है उसको क्या करते हैं अपन, आसान बनाते हैं, वो क्या होता है, ग्रेडेशन होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, समटाइम्स वी कैन ग्रुप मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसको बोलते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन जो होता है वो निम्नलिखित 4 प्रिंसिपल पे आधारित होता है। वो 4 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं जरा देखना। एक आता है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ लर्नेबिलिटी। चौथा जो प्रिंसिपल आता है अपना वो आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। और ये ग्रुपिंग कितने प्रकार की होती है आपको अलग अलग बता दूं आपको मैं, ठीक है। ग्रुपिंग जो होती है उसमें एक ग्रुपिंग जिसको अपन नाम देते हैं फोनेटिक ग्रुपिंग, क्या नाम दोगे, फोनेटिक ग्रुपिंग, ठीक है। दूसरी जो ग्रुपिंग आती है जिसको अपन नाम देते हैं सिमेंटिक ग्रुपिंग, क्या नाम दोगे, सिमेंटिक ग्रुपिंग, ये नाम दीजिए आप, ठीक है। तीसरी जो ग्रुपिंग आती है जिसको अपन नाम देते हैं लेक्सिकल ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग। और चौथा जो पार्ट अपना जिसको अपन नाम देते हैं ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग अब कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की, ठीक है। क्या बोलोगे, फोनेटिक ग्रुपिंग, दूसरा सिमेंटिक, तीसरा लेक्सिकल और चौथा कौन सा आता है, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। इस प्रकार से कितने भाग हो गए, इसके 4 भाग हो गए, ठीक है। तो फोनेटिक ग्रुपिंग में क्या होता है बच्चों कि सेम साउंड्स वाले शब्द जो होते हैं उनको टीचर एक साथ पढ़ाता है, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, फोनेटिक ग्रुपिंग, ठीक है। जैसे साउल, होम, ठीक है, बउम, ठीक है, ये वर्ड आते हैं जिसमें औ की साउंड एक साथ आ रही तो टीचर एक साथ इन शब्दों को पढ़ा दे, ठीक है। दूसरी बात, अर्थ की दृष्टि से समान जो शब्द होते हैं, जैसे हमारे पास एक वर्ड आ गया एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट आ गया। और एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, खर्चीला होता है। तो इसी के साथ आप क्या कर दो, इसके सिमिलर वर्ड करवा दो। जैसे लेविस का मतलब भी क्या होता है, खर्चीला होता है। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब भी क्या होता है, खर्चीला होता है। तो एक अर्थ या समान अर्थ देने वाले शब्दों को टीचर एक साथ पढ़ाता है। वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग्स आर टॉट टुगेदर इन सिमेंटिक ग्रुपिंग, वर्ड्स ऑफ सेम साउंड्स आर टॉट टुगेदर इन फोनेटिक ग्रुपिंग, और वर्ड्स ऑफ सेम सिचुएशंस आर टॉट टुगेदर इन लेक्सिकल ग्रुपिंग, ठीक है। और सेम स्ट्रक्चर वाले वाक्य जो होते हैं उनको पढ़ाता है, वो होती है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, ठीक है जी। अब इनसे रिगार्डिंग कैसे भी क्वेश्चन बना ले अगला, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा जी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी इज रिलेटेड टू, मतलब फोनोलॉजी ध्वनि का जो अध्ययन है उस सिद्धांत का मतलब है वो क्या है, हियरिंग साउंड्स एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज, ठीक है। तो फोनोलॉजी का मतलब तो क्या है, फोनोलॉजी मतलब सुनना और बोलना, ठीक है, एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज, राइटिंग वर्ड्स एंड स्पीकिंग, लिखना थोड़ी होता है, सुनकर अपन क्या करते हैं, बोलते हैं, सुनकर बोलते हैं। तो यही आपका आंसर होगा हियरिंग साउंड्स, ठीक है, एंड स्पीकिंग, हियरिंग साउंड्स एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज, यही आपका क्या होगा, अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा अपना, व्हाट आर द वेरिएबल्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग, कि लैंग्वेज टेस्टिंग्स जो हैं उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स आते हैं उनके बारे में जानना है, ठीक है। लैंग्वेज टेस्टिंग,
लैंग्वेज टेस्टिंग जो है उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, उनके बारे में जानना है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, एक दे रखा है द एलिमेंट्स, मतलब वो एलिमेंट्स जिसमें क्या आ गई, ग्रामर भी आ गई लैंग्वेज टेस्टिंग के लिए, वोकेबलरी वाला पार्ट भी आ गया, स्पेलिंग भी आता है और प्रोनाउंसिएशन भी आता है। बिल्कुल सही बात है, ये चीज आ गई इसमें। आगे का ऑप्शन और चेक कर लीजिए। ठीक है भाई, लैंग्वेज टेस्टिंग जो होता है ना, लैंग्वेज का परीक्षण करने के लिए जरूरी है कि ग्रामर का ज्ञान हो, ठीक है, वोकेबलरी शब्दों का ज्ञान, स्पेलिंग का ज्ञान और एक है सही उच्चारण का ज्ञान। ठीक है, बिल्कुल राइट। द स्किल्स, और स्किल्स में क्या क्या आते हैं अपने, LSRW आते हैं, लैंग्वेज स्किल्स होते हैं उनका। और सी में दे रखा है बोथ। बोथ का मतलब क्या गया, एक तो ए वाला और बी वाला। ठीक है, मतलब ग्रामर, कंपोजिशन, वोकेबलरी, ठीक है, और साथ में क्या है, लैंग्वेज स्किल्स आते हैं अपने LSRW जो है, ठीक है, वो होना। ये अक्सर क्या है, लैंग्वेज टेस्टिंग जो है उसके क्या है, वेरिएबल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, इन व्यू ऑफ, एक क्या है, ईडियम डाल रखी है अपनी कि इन व्यू ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, तो इन व्यू ऑफ का मतलब होता है के संदर्भ में, हैविंग रिगार्ड्स टू, किसी के संदर्भ में होना, उस अर्थ में जो है एक ईडियम आती है, एक फ्रेज आती है अपनी, वो कौन सी आती है, इन व्यू ऑफ आती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, बाय फेयर मीन्स और फाउल, बाय फेयर मीन्स और फाउल। ठीक है, ये ईडियम है, इसका मीनिंग होता वो क्या होता है कि इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, मतलब किसी भी तरीके से, चाहे बेईमानी तरीके से कोई काम करो या फिर ईमानदारी से करो, किसी भी तरीके से वो काम होना चाहिए, तो वो क्या होता है, बाय फेयर मीन्स और फॉल होता है। इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा 3 नंबर, इन एनी वे। ठीक है, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश के लिए जो SST और साइंस के जो बच्चे हैं उनको जो मैंने सॉल्यूशन करवाया है, ठीक है, आप वो वीडियो भी पक्का देखना, चाहे आप लेवल फर्स्ट के एस्पायरेंट क्यों ना हो, क्योंकि पाठ्यक्रम आपका सेम है इंग्लिश का। ठीक है, वो देखोगे तो आपका हो सकता है कि यहाँ पे लाइव क्लास में ही आपका लगभग टॉपिक है वो सीख जाओ आप। ठीक है, वो वीडियो पक्का देखना। ठीक है, उसमें मैंने और भी अच्छी तरह से एनालिसिस करके बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है वो कौन सा है, इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, यानी किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे वो बेईमान हो या फिर ईमानदार हो। ठीक है, वो क्या होता है भाई, ये आता है टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज। ठीक है, ये क्या है, फिर से एक इडियम वाला पार्ट दे दिया अपना, टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है, वो होता है टू चीट पीपल, लोगों को ठगना। इडियम होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, टू चीट पीपल, लोगों को ठगना, वो होता है टू प्ले फास्ट एंड लूज होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, एक है टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। ठीक है, मतलब गर्म पानी में किसी को डालना, मतलब गर्म पानी में किसी को डालने का मतलब क्या है कि समस्या तो है, उसको और अधिक समस्याग्रस्त करना। ठीक है, नई समस्या जो है उसको क्रिएट करना, वो क्या होता है, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स होता है। तो देखो, टू बी इम्पेशेंट, टू बी इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है, धैर्य का अभाव होना। टू सफर ए ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, कि बड़ा जो है आर्थिक जो संकट है उससे ग्रसित होना। टू गेट इनटू ट्रबल, समस्या में डालना। एक टू बी इन ए कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, कंफ्यूज मन की भ्रमित स्थिति में होना। ठीक है, तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर वो यहाँ पे कौन सा होगा, टू गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, समस्या में डालना, यही क्या है आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपका लाइव सॉल्यूशन, ठीक है, विद कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, खाली जगह समिया औषधालय विद्यते, कि खाली जगह यहाँ समिया आया है, तो समिया का मतलब आपको समझना है समीप। समिया का मतलब क्या समझना है, समीप। अब ये समिया मानी समीप, औषधालय विद्यते, औषधालय है, तो यहाँ पे समिया आया है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अभितय परतय समिया निक्सा हाय प्रतियोगे द्वितीया। तो जहाँ अभितय परतय समिया निक्सा आ जाए वहाँ कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ पर जो द्वितीया का प्रयोग होगा वो नगराय, इसमें चतुर्थी है, नगरात इसमें पंचमी है, नगरस इसमें षष्ठी है, और नगरम में कौन सी है, द्वितीया। तो राइट आंसर भी यही होगा। छात्र है, खाली जगह अगच्छति, छात्र आता है, कहाँ से आता है छात्र, तो छात्र विद्यालय से, ये षष्ठी है, विद्यालय में ये द्वितीया है, यहाँ विद्यालय प्रथमा है, और बराबर विद्यालय तय ये पंचमी है। जब छात्र आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है,
विद्यालय से आ रहा है तो बराबर अपादान हो रहा है, अपादान हो रहा है, और जहां अपादान होता है वहां कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर विद्यालयता है, विद्यालय से, क्योंकि विद्यालय में तसिल प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद अगला, कारकम तु तदेव यस्य क्रियाया सह साक्षात संबंध भवति। आपने ये लाइन पढ़ी होगी कि कारक तो तभी होता है जिसका किसके साथ सीधा संबंध होता है? जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्रिया। कहां है? क्रिया, क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। अगला प्रश्न है कारकाणी। तो कारक कितने होते हैं? 6। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 6। कारक कितने होते हैं? 6। अगला प्रश्न है तृतीया विभक्त्या रूपम नास्ति। तृतीया विभक्ति का रूप नहीं है। आपने सुबंत पढ़े होंगे, सुबंतों में पढ़ा होगा सुबंतों में पढ़ा होगा सु औ जस अम औट सस टा भ्याम मिस गे भ्याम यस ससी भ्याम यस अस ओस आम गी ओ सुप, ये पढ़े होंगे। तो सु औ जस अम औट सस टा, ये कह रहा है तृतीया का रूप नहीं है, तो टा है, टा भ्याम है और भिस भी है, बराबर ये गे इसका रूप नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। कर्तृवाच्य से क्रिया भवती। कर्तृवाच्य की क्रिया होती है। देखिएगा, हम जानते हैं, या तो ले लेते हैं कर्तृवाच्य, एक जगह बना लेते हैं कर्मवाच्य, और तीसरी जगह बना लेते हैं भाववाच्य। ये जानते हैं, भाववाच्य वाच्य है, या ना। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कर्ता, और ये जान लेते हैं कर्म, और ये जान लेते हैं यहाँ पे क्रिया। ये क्रिया जान लेते हैं। अब प्रश्न यहाँ पे निकल के आ रहा है कि 133 गुणा 21 यह है। कर्तृवाच्य का जो कर्ता है प्रथमा में, कर्मवाच्य का कर्ता तृतीया में, भाववाच्य का कर्ता तृतीया में, कर्तृवाच्य का कर्म द्वितीया में, कर्मवाच्य का कर्म प्रथमा में, और भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। यहाँ पर ये मिलेगी सकर्मकम प्लस अकर्मकम, अकर्मक। यहां पर ये पाई जाएगी सकर्मकम सकर्मक, और ये क्या पाई जाएगी? अकर्मकम अकर्मक, अकर्मक पाई जाएगी। ये कह रहा है कर्तृवाच्य की क्रिया। बताएंगे आप लोग कर्तृवाच्य की क्रिया कैसी है? सकर्मक और अकर्मक दोनों हैं। तो सकर्मक केवल नहीं है, अकर्मक केवल नहीं है, सकर्मक और अकर्मक दोनों हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वस्मिन आत्मा। अब यहाँ पे आत्मा से पहले क्या लग रहा है? सर्वस्मिन, और सर्वस्मिन में किसकी ध्वनि आ रही है? अस्मिन की। किसकी आ रही है? अस्मिन की। हमने पूछा सर्वस्मिन पद में कौन सी विभक्ति है? तो बराबर जहां जिसमें अस्मिन की ध्वनि आती है वहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है। अब सप्तमी कहाँ है? सप्तमी विभक्ति ये रही, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। 2348 संख्या कितनी है? संख्या है 2348। करने का तरीका देखिएगा, 2000 फिर कितना लिखना है? 300 फिर कितना लिखना है? 40 फिर कितना लिखना है? 8। सबसे पहले छोटी संख्या दर्शाई जाए तो अष्ट, और 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत्। कितने में अधिक हैं? 63, यानी कि त्रिशतम। त्रिशतम का मतलब होता है 300। कितने में अधिक है? 2000 में तो द्विवि सहस्त्रम, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि असत्यम चिनुत। असत्य चुनना है, सत्य तो चुनना ही नहीं है। तो ब्रंद, ब्रंद संख्या का क्या अर्थ होता है? 10 अरब, बिल्कुल होता है। खरब, खरब बिल्कुल होता है। शंकु, नील बिल्कुल होता है। तो बराबर जो न्यूनतम होता है ये न्यूनतम 10,000 नहीं होता। इसलिए जब यहां पर न्यूनतम 10,000 नहीं होता तो बराबर इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं, और अगला सवाल जो है हम लेते हैं, ये लेते हैं अपवर्ग है। अपवर्ग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपने एक सवाल पढ़ा होगा अपवर्गे, अपवर्गे तृतीया, ये सूत्र पढ़ा होगा तृतीया में। जहां अपवर्गे फल प्राप्ति, यानी कि फलस्य प्राप्ति, जहां फल की प्राप्ति हो जाए, जहां फल की प्राप्ति हो जाए काला ध्वनि और अत्यंत संयोग के साथ में, वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है।
खाली जगह अधीता पाणनीय शिक्षा, अधीता अध्ययन कर लिया है, यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, कत प्रत्यय लग रहा है। और जहां कत और कतवतु प्रत्ययों का प्रयोग होता है वहां पे उसकी निष्ठा संज्ञा होती है। कत कतवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा होती है, और जहां निष्ठा संज्ञा होती है वहां कार्य भूतकाल में चला जाता है, और जहां कार्य भूतकाल में जाता है वहां फल की प्राप्ति मान ली जाती है। इसलिए ये कह रहा है कि जो पाणिनि की शिक्षा है उसका अध्ययन कर लिया है, क्रोशेन, क्रोशस्य, क्रोशः, क्रोशा, तो वहां पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए क्रोशेन अधीता पाणनीय शिक्षा, क्या बनाना है, क्रोशेन कोष भर में अध्ययन कर लिया है किसका, पाणिनीय की शिक्षा का। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, क्रोशेन। अगला सवाल है, खाली जगह ओदनम पचती पाचक है। देखो पाचक रसोईया को बोलते हैं, रसोईया पका रहा है तो पचती। आपने एक सवाल पढ़ा होगा द्वितीय के अंदर, अकथितम च सूत्र पढ़ा होगा, दुहे याच पच दंड रुध आदि षोडश द्विकर्मक धातुवर्था नाम योगे द्वितीया भवति। दुहे याच पच दंड रुध आदि 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीया होती है। अब यहाँ पर ये पच धातु आ गई, कौन सी धातु आ गई, पच, और पच धातु के योग में यहाँ पे द्वितीया छांटी है। तो द्वितीया कहाँ है इसमें, ये द्वितीया ये रही इसमें तंडुलान में, ये रही कि तंडुल है, तंडुलव, तंडुलाहा, तंडुलम, तंडुलव, तंडुलान, ये द्वितीया का बहुवचन है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति भवती। अब प्रथमा विभक्ति भवती, प्रथमा विभक्ति होती है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, प्राति पदी कार्थ लिंग परिमाण वचन योगे प्रथमा, यह है। तो देखो प्रातिपदिक के योग में कौन सी होती है, प्रथमा, लिंग के योग में प्रथमा, परिमाण के योग में प्रथमा, और वचन के योग में भी कौन सी होती है, प्रथमा। हमने कहा है प्रातिपदिक के योग में प्रथमा होती है, बिल्कुल होती है, लिंग के योग में होती है, बिल्कुल होती है, परिमाण के योग में होती है, बिल्कुल होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सर्वे। इसका राइट आंसर सर्वे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाववाच्य क्रिया भवती, भाववाच्य में क्रिया होती है। अभी मैंने, हाँ ये टेबल और बना लेते हैं कि देखो हमको पढ़ना है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य ये पढ़ना है। समझना हमको ये चाहिए कि कर्तृवाच्य ये देखिएगा, कर्तृवाच्य, ये कर्मवाच्य और ये भाववाच्य। मैंने कर्तृ, कर्म और भाव की टेबल बना दी है ना। तो अभी हमको ये इस आधार पे लिखना है आत्मनेपदम। देखिएगा कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है ना, समझिएगा कि कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है यह तो होती है परस्मयी पदम। किसमें होती है, परस्मयी पदम में होती है। ये परस्मयी पदम जानते हैं किसमें, पारस्मयी पदम, परस्मयी पदी में। ये किसमें होती है, आत्मनेपदी में, है ना। और ये भी किसमें होती है, आत्मनेपदी में। बराबर इसमें जो रूप चलेंगे वो तो किसके चलेंगे, अति, अतः और अंति, असी, अथ, अथ, आमी, आवे, हामे। इसमें जो रूप चलेंगे वो चलेंगे अते, एते, अंते, असे, एथे, अधवे, ए, आवहे, आमहे, ये रूप चलेंगे इसमें। और केवल एक ही का प्रयोग होगा, किसका, अते का प्रयोग होगा। अब ये कह रहा है आपसे कि भाववाच्य की क्रिया कैसी होती है। देखना कि भाववाच्य की क्रिया कैसी होती है, आत्मनेपद में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, आत्मनेपद में। स्थूल उपागम अस्ति, स्थूल उपागम है, दूरदर्शन है या कंप्यूटर, संगणक कंप्यूटर है या उभयो दोनों है या न किमपि। तो जो स्थूल उपागम होता है, ये स्थूल उपागम में दूरदर्शन कंप्यूटर दोनों पूछे जाते हैं। तो बराबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल लेते हैं, संस्कृत अध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति। संस्कृत के अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधन की बात हो रही है कि ऐसा साधन जिससे दिखाया भी जाए और जिससे सुनाया भी जाए। तो पाठ्य पुस्तकें नहीं होता, श्यामपट नहीं होता, दृश्य श्रव्य नहीं आते ये। तो बराबर कौन आएगा, ये आएगा दूरदर्शन। दूरदर्शन हो गया। इसके बाद में छात्रेषु सर्जनात्मक शक्ति मौलिक चिंतने च विकासाय, यानी कि छात्रों में सर्जनात्मक शक्ति और मौलिक चिंतन के विकास के लिए
आप किसका उपयोग क्रियते, किसका उपयोग करोगे? बताओ, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति और मौलिक चिंतन का विकास करना है तो आप क्या करोगे? भित्ति चित्रों का प्रयोग करोगे या रेखा चित्रों का प्रयोग करोगे या मानचित्रों का प्रयोग करोगे या सभी का प्रयोग करोगे? तो ध्यान रखना कि छात्रों में सृजनात्मक शक्ति और मौलिक चिंतन के विकास के लिए आपको किसका? भित्ति चित्रों का प्रयोग करना होगा। क्लियर हो गया ना? इसके बाद में अगला सवाल लेते हैं। कक्षा कक्षे प्रथम आवश्यकता भवति। बताओ, कक्षा कक्ष में जो पहली आवश्यकता होती है अध्यापक की होती है क्या? नहीं होती। छात्र की होती है क्या? नहीं होती। आसंदिका कुर्सियों की होती है क्या? नहीं होती। किसकी होती है? सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो श्यामपट्ट की होती है। संप्रेषणम भवति, संप्रेषण होता है। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का नहीं होता। त्रिप्रकारकम, तीन प्रकार का नहीं होता। इसलिए संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इसके बाद में अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये 1 और ये 9, ये 8 और ये 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तमे वर्षे, ईस्वी वर्ष में ये दूरस्थ शिक्षा की बात करती है। किसकी बात कर रही है? दूरस्थ शिक्षा के उपयोग पर अधिक बल दिया गया, यानी कि दिया गया था या दिया जाता है, जो भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वर्ष में दूरस्थ शिक्षा पर, जो दूरस्थ शिक्षा का उपयोग था, इसके ऊपर बल दिया था। अरे दूरदर्शन से दिया था। किससे? दूरदर्शन का, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दूरस्थ शिक्षा में ये व्यवस्था की गई थी कि जो शिक्षा प्रणाली है उसको दूरदर्शन के माध्यम से भी पढ़ाया जाए। विश्वस्य सूचना नाम बृहद कोश है मन्यते, यानी कि विश्व सूचनाओं का बृहद कोश, संसार की सूचनाओं का सबसे बड़ा कोश, ये कौन है? अंतरजाल प्रणाली, है ना। इस अंतरजाल प्रणाली को इंटरनेट वगैरह को कहते हैं। अगला सवाल है कि संस्कृत शिक्षण परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति, कि संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण की बात कर रहा है। जो परंपराओं से चला आ रहा है वह सहायक उपकरण, तो दूरदर्शन नहीं, ये पहले नहीं था। भित्ति चित्र ये बाद में आए हैं। आकाशवाणी पहले थी, लेकिन ये जब परंपरागत सहायक उपकरण की बात करता है तो उत्तर कौन आ जाता है? पाठ्य पुस्तकें। अगला सवाल लेते हैं। आकाशवाण्या श्रोत्री नाम, आकाशवाणी से जो ये श्रोतागण होते हैं, इनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। देखो, आकाशवाणी से श्रोताओं की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल होता है। क्रियात्मक बुद्धि सक्रिय होती है, बिल्कुल होती है। व्यावहारिक भाषा के शिक्षण में भी सहायक होती है, बिल्कुल होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वे। अगला सवाल जानते हैं। अगला सवाल कह रहा है सामूहिक चर्चा या करते उपयोगी भवती, सामूहिक चर्चा के लिए उपयोगी होती है। अब सामूहिक चर्चा के लिए जो उपयोगी है, इसमें से यूजनेट सेवा है या वर्ल्ड वाइड वेब सेवा है या दोनों हैं या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण यंत्र है। तो ध्यान रखिएगा, सामूहिक चर्चा के लिए जो उपयोगी होता है वो कौन होता है? यूजनेट सेवा, है ना। अर्नेट सेवा जिसको बोलते हैं, यूजनेट सेवा को ही अर्नेट सेवा बोलते हैं। क्या नाम है? अर्नेट, अर्नेट सेवा ये बोलते हैं। इसके बाद अगला सवाल है कथा और उदाहरण हैं। देखो, एक तो कथा हो गई, दूसरा कौन है? उदाहरण। कथा और जो उदाहरण है ये किस में पढ़े जाएंगे? ये पढ़े जाएंगे तुम्हारे वाचिक साधन में, ठीक है ना। कथा उदाहरण वाचिक साधन होते हैं, केवल वे मौखिक वाणी पर डिपेंड करते हैं। अगला सवाल कि संस्कृत भाषा व्यवहारिक की भाषा, क्या संस्कृत भाषा को व्यवहार की भाषा माना है? बिल्कुल भी नहीं माना है, बिल्कुल भी नहीं माना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, यानी कि संस्कृत भाषा व्यवहार की भाषा है, नहीं है। कभी कभी होती है, नहीं होती है, ये इसका उत्तर होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यही हो जाएगा, नहीं होती, है ना। क्रियात्मक सहायक उपकरणम, यानी कि सहायक उपकरण तो है लेकिन किसके अंदर है? क्रियात्मक के अंदर है। तो क्रियात्मक जो सहायक उपकरण है वो शैक्षिक भ्रमण होता है क्या? बिल्कुल होता है। और विद्यालय की प्रदर्शनी होती है क्या? बिल्कुल होती है। अभिनय पत्र पत्रिकाएं होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। इसलिए क्रियात्मक सहायक उपकरणों में कौन आंसर आ जाएगा? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन आएगा? सर्वे। इसके बाद अगला लेते हैं असंगतम अस्ति, असंगत है, यानी कि संगत नहीं है, गलत है। श्यामपट्ट, बताओ श्यामपट्ट
दृश्य साधन है, बिल्कुल है। दूरस्थ शिक्षणम, दूर की शिक्षा श्रव्य साधन है, बिल्कुल है। दूरदर्शनम, दृश्य श्रव्य साधन है, बिल्कुल है। इसलिए जो पाठ्य पुस्तकें हैं ये पाठ्य पुस्तकें श्रव्य साधनों के अंदर नहीं आती हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, असंगत का यही हो जाएगा। असंगतम चिनुत, असंगत यानी कि गलत का चयन कीजिएगा। रेखा चित्रों का संबंध होता है विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए। विशेषकर ध्यान रखना कि ये आपको पेन और कागज पर भी लिखने होंगे, पेन कागज का इस्तेमाल करना होगा इस सवाल में, कि रेखा चित्रों का संबंध होता है विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, और पत्र कम का संबंध होता है तुलनात्मक अध्ययन के लिए, और प्रतिकृति का संबंध होता है शैक्षिक भ्रमण के लिए। लेकिन जो भित्ति पत्रिकाएं होती हैं इनका ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए नहीं होता, क्योंकि ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए तो मानचित्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए असंगत क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो दोस्तों अपन मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या का मतलब या क्या होता है, जिनका HCF कितना हो, 1 हो। HCF कितना हो, 1 प्राप्त हो। ठीक है, देखिएगा 18 और 81 और 414 है आपके पास में, इनका HCF आप देखो, इनमें 9 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 का भाग देखो, अंकों का योग यहां भी 9 आ रहा है, अंकों का योग यहां भी 9, तो 9 का भाग दोनों में जा रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। 30 और 415 है, 5 से विभाजित है दोनों संख्याएं, और 5 से विभाजित है, इट मींस इसमें HCF 1 नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहा है 18 और 35, 18 और 35 का HCF कितना आएगा आपके पास में, 1 आएगा। ठीक है, 18 और 35 दोनों का HCF 1 आएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था। मिस्टेक क्या था, ये जो आपका 18 लिखा हुआ है यहाँ पे कितना था, 68। ठीक है, तो 17 और 68 का HCF, 17 का भाग 68 में पूरा पूरा जाता है, 68 में पूरा पूरा डिविजिबल होता है, इट मींस अपन कह सकते हैं कि इनका HCF कितना आ जाता है, 17। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे कितना था, 68 था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता, फर्स्ट हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के दोगुना हो तो कहलाती है। देखिएगा, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दुगुना हो तो वो संख्या क्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या कहलाती है, जिसको अपन परफेक्ट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई संख्या ले ली, ठीक है, और वो संख्या है देखो 6, पहली परफेक्ट नंबर होती है 6। इसके गुणनखंड बात करी जाए तो 1, 2, 3, कितना आ जाएगा, 6, जिनका यदि मैं योगफल ज्ञात करूं, 1, 2, 3 और 6 का यदि योगफल ज्ञात करूं तो 1 + 2 + 3 + कितना आ गया, 6। बताओ कितना आएगा, 6 और 3 9 और 2 12, 9 और 2 11 और 1 कितना हो गया, 12। तो सभी गुणनखंडों का जो योगफल आपको 12 प्राप्त हुआ है वो 6 का क्या है, दुगुना है। 6 का क्या है, दुगुना है। तो पहली परफेक्ट नंबर कितनी होती है, 6 होती है। इसके अलावा अगली परफेक्ट नंबर होती है वो कौन सी होती है, इसकी अगली 28 होती है। 28 के फैक्टर कर लीजिएगा आप, इसका सम कर लीजिएगा, संख्या से दुगुना प्राप्त होगा। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो वह संख्या क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। देखो, संयुक्त संख्या या जिनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं या इनको भाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, ये दोनों तो क्या है, सेम ही है। भाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन इस प्रकार की नहीं होती, ठीक है, क्योंकि भाज्य संख्या में तो आपके पास में एग्जांपल के तौर पे देखो 4 आता है, इसके 4 के गुणनखंडों का योग करोगे 1 + 2 + 4 तो आपको कितना प्राप्त होगा, 7, जो कि संख्या से दुगुना है क्या, नहीं है। इट मींस भाज्य और संयुक्त संख्या के तो गुणनखंडों का योगफल संख्या से दुगुना नहीं होता। लेकिन अभाज्य संख्याओं की भी बात कर ली जाए तो देखो अभाज्य संख्याओं में 5 होती है जिनके गुणनखंडों का योगफल संख्या से दुगुना नहीं हो सकता। तो परफेक्ट नंबर एक ऐसी नंबर होती है जिसके सर्वसंभव गुणनखंडों का योगफल संख्या का क्या प्राप्त होता है, दुगुना प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 36 के गुणनखंडों फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करो। तो 36 के आप गुणनखंड करोगे तो देखिएगा बंधु, 36 के फैक्टर करोगे तो आप लिखोगे 36 में 2 का भाग देंगे, हमारे पास में कितना प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा, और फिर 2 का भाग दोगे 9 में 3 का भाग दोगे 3, और फिर 3 का भाग दिया तो कितना आया, 1। इसका मतलब इस 36 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 3 की घात कितनी, 2। और जब भी आपको गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप घातों का योग कर दीजिएगा, m + 1 × n + 1, m + 1 × n + 1। सर्वसंभव गुणनखंडों की संख्या पूछे या आपको भाजकों की संख्या पूछे तो आप घातों में एक एक जोड़ के 2 का भाग, घातों में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 + 1 × 2 + 1। तो
तो इट मीन्स आपके पास में आ जाएगा 3 इंटू 3 बराबर कितना आया 9। इसका मतलब 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 9, क्योंकि 36 के जो भाजक होते हैं वो कौन कौन होते हैं, 36 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं कहूं कि 12 का जाता है और 18 का जाता है और 36 खुद का भाग जाता है। तो देखिएगा इसके कितने फैक्टर हो गए आपके पास में, ये 9 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 9 होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं थी, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं थी, अभाज्य संख्या नहीं थी, बताइएगा। ये 31 अपने आप में क्या है, अभाज्य हैं, 31 अपने आप में क्या है, अभाज्य हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो 91 में किसका भाग जाता है, 91 में किसका भाग जाता है, 91 में आप 7 का भाग दोगे कितनी बार जाता है, 13 बार। तो ये अभाज्य संख्या नहीं थी, ये क्या हो जाती, भाज्य संख्या हो जाती। इसके अलावा 61 भी अपने आप में क्या है, अभाज्य है। और साथ ही साथ आप कहोगे 71, 71 अभाज्य संख्या नहीं थी, 71 अभाज्य संख्या है क्या आपके पास में, देखो ये भाज्य संख्या हो गई आपके पास में, ये भी आपके पास में अभाज्य संख्या हो गई 61 है, और 31 भी अभाज्य संख्या हो गई। 71 में भाग जाता है कि किसी संख्या का, 71 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये भी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अपने आप में क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी रूढ़ संख्या है, कंपोजिट नंबर, रूढ़ संख्या या इनको अभाज्य संख्या भी अपन बोलते हैं, कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो बताओ ये 33 किस क्या है, भाज्य है, 33 में 11 का भाग जाता है, ठीक है। हाँ जी, 93 भी आपके पास में क्या है, भाज्य है, इसमें किसका भाग जाता है, 31 का भाग जाता है। 93 में देखो 31 का भाग जाता है, 33 में 11 का भाग जाता है, और 81 में किसका भाग जाता है, 9 का भाग जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो ये बताओ ये क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी, जिसको अपन रूढ़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 97 होगा। प्रथम 5 प्राइम संख्याओं का योगफल, प्राइम किनको बोला जाता है भाई, प्राइम नंबर कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं होती है, कैसी होती है, अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं आप बोल सकते हो, प्राइम नंबर जिनको अपन बोलते हैं। ये देखो कंपोजिट नहीं होगा यहाँ पे, जो अभाज्य रूढ़ संख्याएं होती है या अभाज्य संख्याएं होती है, इनको अपन प्राइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होती है, तो प्रथम 5 प्राइम नंबर्स का योग कितना होगा। तो पहली प्राइम नंबर कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो पहली प्राइम नंबर होती है 2, उसके बाद में अगली होती है 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में कितनी 7, और उसके बाद में कितनी 11, ठीक है। तो इनका योगफल करना था आपको, तो ये प्राप्त हो गया 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो गया आपके पास में 28 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 28 आएगा। सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या थी, ठीक है। तो सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या देखिएगा, चर्चा करना चाहते हैं, 101 हो जाएगी, जिसमें किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, 101 और 1 के अलावा, ठीक है। 1 और 101 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। 103 के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 103 से छोटी संख्या कौन सी मिल गई हमें, 101 मिल गई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 3 अंकीय 101 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट 50 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए बंधु। 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 9, और 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, बिल्कुल फैक्ट याद रखना होता है 6। तो टोटल 50 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, 15। तो 50 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 15। 1 से 100 तक संयुक्त संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 1 से 100 तक संयुक्त संख्याओं की, कंपोजिट नंबर की, ठीक है, भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 74। क्यों होती है, देखिएगा, अगर बात करें 1 से 100 तक, 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की, अभाज्य की बात करें, किसकी बात करूं मैं, अभाज्य की बात करूं, तो वो कितनी होती है, 25 होती है। तो बता दीजिएगा, एक न तो भाज्य होती है, न ही अभाज्य, ठीक है। एक न तो भाज्य की श्रेणी में आती है, न ही क्या आती है, अभाज्य की श्रेणी में आती है। तो 1 से 100 तक टोटल संख्याओं में से 25 और 1 26 घटा लोगे तो कितना बचेगा, 74 बचेगा, ठीक है। तो 1 से 100 तक संयुक्त संख्याओं की संख्या 74 होती है। संयुक्त संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, संयुक्त संख्या के 2 गुणनखंड नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि संयुक्त संख्या कहते किसे हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 2 से अधिक परंतु 5 से कम। ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है कि 5 से कम हो, ये गलत है, ये भी
गलत हैं। तो किसी भी संख्या के न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, सॉरी अभाज्य संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्याओं के 2 से ही क्या होते हैं, अधिक गुणनखंड मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर मौजूद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। बिल्कुल, सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। ये बात तो क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस बात को तो अपन इसको आंसर नहीं करेंगे, ये बात क्या हो जाएगी आपकी सत्य। प्रत्येक आपकी अभाज्य संख्या होती है वो प्राकृत संख्या तो होती है, क्योंकि डेफिनेशन ही यही होती है इनकी। नेक्स्ट कह रहा है सभी संयुक्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। बिल्कुल, सभी संयुक्त संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। जितनी भी आपकी कंपोजिट नंबर होती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। बिल्कुल, सभी पूर्ण संख्याएं संयुक्त संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं संयुक्त या अभाज्य संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं संयुक्त या अभाज्य होती है। ये स्टेटमेंट क्या है बंधु, गलत है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप क्या कहोगे, ये क्या है, गलत है। सभी प्राकृतिक संख्याएं संयुक्त या अभाज्य संख्या होती है। उदाहरण कौन दे दूं मैं, एक दे दूं। एक अपने आप में क्या है, प्राकृत है। एक क्या है, प्राकृत है, लेकिन आप कहोगे एक प्राकृत है लेकिन ये न तो भाज्य, न तो क्या होगी भाज्य, और न ही क्या होगी अभाज्य। तो एक प्राकृत संख्या है लेकिन ये न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। बिल्कुल, डेफिनेशन यही होती है कि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, क्योंकि 2 ही संख्याओं का इनमें किया जाता है, भाग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो 24 के देख लीजिएगा, 2 का भाग यदि दूंगा 24 में 12 बार, 12 में 2 का भाग दिया 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार और 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। इट मीन्स हम 12 को लिख सकते हैं कितना, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात कितनी, 1। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है तो घातों को जोड़ दो आप, m प्लस क्या करते हैं, n करते हैं। तो बताओ 3 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4। तो 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 4। संख्या 36 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखिएगा, डिफरेंट आपके प्राइम फैक्टर निकालने हैं आपको। तो ये देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है फर्स्ट पेपर में, और इसका ध्यान रखना कि 36 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 36 में पहले मैं किसका भाग दे दूं, 2 का भाग दे दूं, तो मेरे पास में आया 18। ठीक है, फिर 2 का भाग दिया तो आया 9, फिर 3 का भाग दिया तो आया 3, और फिर 3 का भाग दिया तो कितना आया बताओ, 1 आया। तो इसका मतलब 36 की विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए आपको, तो आप 2 की घात 2 करेंगे और 3 की घात कितनी करेंगे, 2 करेंगे। आपने कहा सर पावर को जोड़ देंगे अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन पावर को नहीं ऐड करनी है। पावर में कुछ ऐसे गुणनखंड आ जाएंगे जो समान है। विभिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तब कितने होंगे, ओनली 2। ठीक है, कितने होंगे, ओनली 2 ही होंगे, 2 ही विभिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो राइट आंसर होगा 2, न कि आप इन पावर को जोड़ के 4 कर दो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक विशेष वर्ड दिया है, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। डिफरेंट प्राइम फैक्टर आपको फाइंड आउट करने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि 48 के कारकों की संख्या, कारक भी किसको बोलते हैं अपन, फैक्टर को, या फिर मैं बोलना चाहूं किसकी, गुणनखंडों की संख्या। किसकी संख्या, गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है आपको 48 के। तो फॉर्मेट वही चलेगा, सेम टू सेम। 48 में आप डिवाइड कर दीजिएगा, सबसे पहले 2 का कितना आया, 24 में 2 का डिवाइड करेंगे 12, और फिर 2 का डिवाइड करेंगे आपके पास में 6, और फिर 2 का डिवाइड करेंगे 3, और 3 का डिवाइड करोगे कितना, 1। तो बता दीजिएगा जो 48 है 48 है, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितनी, 1 है। तो अगर आपको गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो आप लिखेंगे 4 + 1 इंटू 1 प्लस कितना, 1 बराबर 5 इंटू 2 बराबर कितना आ गया, 10। तो गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या यहां पे कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, या कारकों की संख्या 10 हो जाएगी। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज भी हो, मतलब 84 के उन धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है जो 7 के गुणज भी हो। तो बता दीजिएगा कि 84 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है। 84 में सबसे पहले बात करूं तो मैं किसका भाग जाता है, 7 का भाग जाता है। ठीक है,
फिर बात करता हूं मैं 14 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है 14 का भाग, ठीक है। तो 84 का ये 14 भी एक क्या हो जाएगा, धनात्मक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 7 के गुणज भी होने चाहिए, ठीक है। तो 7 का गुणज अगला 21 होता है, ठीक है। 21 का भाग आप 84 में देंगे, देखिएगा चेक करिएगा, 21 का भाग 84 में जाता है क्या, ठीक है। 21 का भाग 84 में देंगे, देखो 7 का भाग 3 बार और 7 का भाग 1 बार, 7 दूनी 14, 3 का भाग 4 बार, ठीक है। तो मतलब 7 का 21 का भाग 84 में बिल्कुल डेफिनेट जाता है, कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, तो 21 भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। अगला 7 का गुणज कितना आता है, 28 आता है, ठीक है। तो देखिएगा 84 में किसका भाग दे दीजिएगा आप, 28 का भाग दे दीजिएगा। 7 का भाग 28 में कितनी बार जाता है, 4 बार, और 7 का भाग इधर कितनी बार, 12 बार, तो कितनी बार गया, 3 बार, ठीक है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि 28 का भाग भी 84 में कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। तो 28 भी इसका क्या होगा, धनात्मक गुणनखंड होगा, जिसका भाग 84 में पूरा पूरा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला गुणनखंड कितना आता है, 35। तो 35 का भाग 84 में पूरा पूरा नहीं जाता, ठीक है। तो देखिएगा 35 के बाद में अगला आता है 42, कितना आता है, 42, 42 आ जाएगा, ठीक है। तो 42 में देखो 42 का भाग 84 में जाता है, लेकिन अगला गुण 50 और फिर इसके बाद में 56 उनका भाग नहीं जाएगा, 84 खुद एक गुणनखंड हो जाएगा जिसका भाग 84 में जाता है और 7 का गुणज भी है। तो इन सब का योग करना था आपको, 84, 42, 28, 21, 14 और 7, इन सब का योग करना था। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास में 7 और 4 11 और 1 12 हो गया, 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 6 26 का कितना आ गया आपके पास में 6, कैरी फॉरवर्ड 2 करेगा, 2 और 1 3 और 2 कितना 5, 6 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, तो 196 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, कि 84 के उन धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात, योगफल ज्ञात करना था जो 7 के गुणज भी हैं। तो 7 का पहला गुणज 7 ही होता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो देखो कौन सी होगी, 3 होगी, क्योंकि अभाज्य संख्याएं होती है 2 3, तो विषम कौन सी होती है, सबसे पहले 3 ही होती है, ठीक है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है, 100 होता है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, कितना 23। तो बताओ 23 और आपके पास में ये सबसे पहले मैं योगफल ज्ञात करूंगा, तो 19 से पहले एक संख्या और आएगी, कितनी 17 आ जाएगी, 17, 19, कितना आ जाएगा 23, 23 और 17 आपके पास में हो जाएगा 40, और 19 और 11 आपके पास में हो जाएगा 30, और 3 और 7 कितना हो जाएगा, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो गया 10। तो सभी का योग 40, 30, 70 और 20 कितना 90 और 10 कितना 100। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है, 100, 100 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 2 सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होगा, हमने पहले भी चर्चा कर ली है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, 1 है। 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं, एक ट्राई साइकिल में बंधु 3 पहिए होते हैं, कितने पहिए होते हैं, 3, 3 इंटू 9 करोगे आपके पास में कितने आ जाएंगे, 27 पहिए आ जाएंगे। तो एक ट्राई साइकिल या आपको तिपहिया वाहन भी बोल सकते हो इसके, तो 9 तिपहिया वाहनों में कितने पहिए हो जाएंगे, 27 पहिए हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है, देखो एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, ये क्या है, गलत है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक संयुक्त संख्या है, ये भी क्या है, गलत है, एक न तो संयुक्त है न ही आपकी अभाज्य है। 2 अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल 2 तो अभाज्य संख्या होती है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से, ठीक है। तो 2 तो अभाज्य संख्या होती है, तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देती है, ठीक है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करें, इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, और क्षेत्रफल, आयतन और लंबाई
आयतन, क्षेत्रफल और लंबाई, इस प्रकार से क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप को क्या किया जा सकता है, आप इस अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है कि किस किस प्रकार से आप टाइलों को व्यवस्थित करते हो। 25 टाइलें हैं आपके पास में, अगर उनको अलग अलग व्यू में व्यवस्थित करोगे, मान लीजिएगा आपने 5 टाइल रख ली, ठीक है, और 5-5 टाइल के इस प्रकार से 5 समूह बना लिए। कितने समूह बना लिए? 5 समूह इसलिए बना लिए आपने फिर एक एक टाइल की एक सीढ़ी बना ली, ठीक है, इस प्रकार से आपने 25 टाइल रख ली। तो आप इस प्रकार से परिमाप भी तय कर सकते हो, परिमाप क्या आएगा, ठीक है, परिमाप भी तय कर सकते हो, क्षेत्रफल भी तय कर सकते हो, गुणनखंड इनके फैक्टर भी बना सकते हो, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि 1 बाई 1 प्रकार की टाइलों से क्षेत्रफल 48 प्राप्त होता है, तो इनको कितने तरीके से अपन व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गुणनखंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में संबंधित निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो किस प्रकार से किया जाना चाहिए, देखो पहला क्या कह रहा है, चित्र बनाना, ठीक है। तो प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं के विकास से निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार से किया जाना चाहिए, पहले चित्र बनाना चाहिए या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना चाहिए, या फिर अगला बोल रहा है अनुभव प्रदान करना चाहिए। सबसे पहले हमें अनुभव प्रदान करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट में आएगा, तो ये फर्स्ट में किस में है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये 3 इन दोनों में है, ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है, भाषा के माध्यम से समझाना चाहिए, बिल्कुल, फिर भाषा के माध्यम से समझाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाले गणित गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। हाँ जी, ये कह रहा है गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाली गणित गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, गणित कक्षा में उपयोगी हो सकती है, बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट है सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी होती है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी नहीं होती है। और नेक्स्ट हमारे पास में है कि मैं स्पष्ट और बहुत कम स्तर शुद्धता है, इसमें बहुत स्पष्ट है, क्यों भाई शुद्धता क्यों नहीं है, इसमें शुद्धता हो सकती है। तो इस प्रकार से कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं को शिक्षित द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ये क्या है, राइट आंसर है, इसका फोर्थ क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में किस प्रकार से है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो ये मूल्यांकन कुछ योजनाएं दे रखी है, उनमें से कौन सी राइट होगी, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच और सूची, ये नहीं हो सकता। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षण, जांच, सूची, ये भी नहीं हो सकता। और क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना, ये बिल्कुल इसका क्या माना जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा। तो 114 नंबर क्वेश्चन में आपका तीसरा आंसर क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, वो क्या है, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित गणितीय प्रक्रियाएं जैसे गिनना, जोड़ना, मापना, बेचना, तोलना आदि गणितीय शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित हैं। तो बताएगा ये बौद्धिक मूल्य होता है क्या, नहीं होता। सांस्कृतिक मूल्य भी नहीं होता, लेकिन ये व्यवहारिक ज्ञान होता है हमारा। कौन सा ज्ञान होता है, इसको अपन व्यवहारिक ज्ञान की श्रेणी में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों को शैक्षिक भ्रमण हेतु शॉपिंग मॉल में ले जाता है, उसकी इस क्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जोड़, घटाव व गुणा प्रत्ययों को स्पष्ट करना, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं होता। छात्रों को विभिन्न वस्तुओं के मूल्य से परिचित करवाना, ऐसा भी नहीं होता। बाजार की सैर करवाना भी नहीं होता। गणित के व्यवहारिक जीवन से जोड़कर गणितीय संक्रियाओं को समझाना उसका उद्देश्य हो सकता है। तो राइट आंसर कौन सा प्रीफर करेगा, फोर्थ करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 117 नंबर, उसमें क्या आंसर आएगा, गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए किसने कहा कि गणित की प्रकृति व सुधार राज्य की समृद्धि से हुआ है। तो ये किसने कहा था, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, नेपोलियन ने कहा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक गणित के द्वारा निम्न में से कौन से बिंदुओं का महत्व
दृष्टिगत होता है। नैतिक मूल्यों का महत्व होता है क्या? बिल्कुल होता है। सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व है, सांस्कृतिक मूल्यों का बिल्कुल होता है। और नेक्स्ट आपको कह रहा है जीविकोपार्जन संबंधित बिल्कुल होता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यों का बिल्कुल होता है। कौशल के मूल्यों का बिल्कुल होता है। सामाजिक संरचना के संगठन का बिल्कुल। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक स्तंभ पर देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड होगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर भारतीय वन्य जीव सुरक्षा की किस धारा के अंतर्गत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है? धारा 1984 के तहत। तो इस प्रकार से हमने मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन किया। थैंक यू। क्वेश्चन नेक्स्ट है 123 की ठगी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। यदि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो हमें शिकायत कहाँ करनी चाहिए? तो जैसे आपके पहला विकल्प है उपभोक्ता मंच, दूसरा जिला मुख्यालय, तीसरा तहसील को, चौथा है ग्राम पंचायत को। तो इस तरह की जो शिकायतें हमें उपभोक्ता मंच से करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का पहला विकल्प क्या होगा? आपके सही होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को क्या उपलब्ध करवाता है? आधिकारिक माल बिकवाता है, उपभोक्ता विवाद उत्पन्न करता है, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है और अधिकाधिक शिक्षा देता है। तो इसका जो कार्य है वह उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करना। तो 124वें क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही होगा? 3 सही होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो है वह आपके उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर गठित संस्था कौन सी है? कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे यहाँ पे चल रही है, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की और जिला स्तर की, तो उसमें सबसे निचली कौन सी है? तो देखो, राष्ट्रीय आयोग, जिला उपभोक्ता समिति, राज्य आयोग, जिला उपभोक्ता मंच या जिला आयोग। तो इसकी जो सबसे निचली जो इकाई है वह आपके जिला उपभोक्ता मंच या जिला आयोग है। तो इसका चौथा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। तो 125वें क्वेश्चन का आपके चौथा नंबर का विकल्प सही होगा। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वह आपके कि उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा सरकार को परामर्श देने के लिए कितनी संरक्षण परिषदें गठित की है? बहुत शानदार प्रश्न है और इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। एक तो जिला आयोग है, एक राज्य आयोग है और एक कौन सा है? राष्ट्रीय आयोग। तो 126वें क्वेश्चन का तीसरा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है आपके कि भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? कि ऐसी कौन सी धारा है जिसमें उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा कि धारा 6 में जो है इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपके 128वां क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण उपयोग का गठन कब किया गया? ठीक है ना, कि राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण उपयोग का गठन कब किया गया? 13 जुलाई 1986, 2 अक्टूबर 1986, 1 जनवरी 1988। इस तरह का ये प्रश्न दिया गया। बड़ा महत्वपूर्ण आपके क्या है प्रश्न है और इसका सही विकल्प जो होगा वो नंबर 4 होगा कि 26 मई 1988 को इस तरह का किया गया। क्वेश्चन नंबर 129 है कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की गुणवत्ता एवं उपयोगिता की जानकारी किस आधार पर ले सकता है? ठीक है ना, कि किस आधार पर वो जानकारी ली जा सकती है? आपके 4 विकल्प हैं। सूचना का अधिकार, उपभोक्ता जागृति का अधिकार, सहकारी अधिकार और क्रय विक्रय अधिकार। तो वो अपनी यदि उसको जानना चाहता है तो आप जानते हैं कि आरटीआई के अंतर्गत हम ऐसा करते हैं, तो इसे हम कहते हैं सूचना का अधिकार। तो यहाँ इस क्वेश्चन का पहला विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों? पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130 जो है वह आपके खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1953, 1955, 1962 और आपके 1966। तो आप जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है वह आपकी कब की गई? 1955 ईस्वी में की गई। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा इस क्वेश्चन का। वहीं आपके नेक्स्ट है कि राजीव गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना में मेडिक्लेम कवर कितना दिया जाता है? ये नया क्वेश्चन आपके लिए बना है और यहाँ से प्रश्न आने की भी पूरी संभावना है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो ये जो है कि 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये। तो 1.5 लाख रुपये जो है ये मेडिक्लेम में आपके दिया गया है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का विकल्प 2 सही होगा 131वें क्वेश्चन का।
नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? गंगानगर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, कोटा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि राजस्थान में 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो केवलादेव जो भरतपुर में है, एक रणथंभौर जो सवाईमाधोपुर में है, और एक दर्रा है। दर्रा कहाँ पर है? कोटा। कोटा के अलावा बूंदी, बारा, झालावाड़, लेकिन वो विकल्प में नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का पहला विकल्प सही होगा कि श्री गंगानगर में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है ना। फिर है आपके बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की निजी देन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके बनाया है कि कल्चर में एक्सपर्ट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि भैया कि बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की निजी देन है? मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़ और मेवाड़। ये चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो ये जो है आपके कहाँ की है? मारवाड़ की, ठीक है ना, कि ये मारवाड़ की क्या है? निजी देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 क्वेश्चन कि बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा पश्चिम बंगाल, कि बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंगुल प्रजाति का हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है? राजाजी नेशनल पार्क, दाचीगम, रणथंभौर, कान्हा। हंगुल एक लाल हिरण होता है, ठीक है ना, और ये हिरण की बहुत सुंदर प्रजाति मानी जाती है और ये दाचीगम में मिलती है। तो यहाँ विकल्प 2 सही होगा। और दाचीगम नेशनल पार्क जो है वो आपके श्रीनगर में है, कश्मीर में है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ प्राकृतिक केसर भी होता है। क्या होता है? प्राकृतिक केसर भी होता है। नेक्स्ट आपके है क्वेश्चन कि चितेरों की ओबरी व तस्वीरारों कारखानों नामक चित्रकला विद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? कि भाई ऐसा विश्वविद्यालय जो है विद्यालय किसके शासनकाल में बनाया गया? ये चारों विकल्प आपके सामने हैं। जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, राणा जयसिंह, अमर सिंह प्रथम। तो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में ये बनाया गया, ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। पहला विकल्प सही होगा। फिर है जम्बा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, उदयपुर, जयपुर, झालावाड़, हनुमानगढ़। तो जम्बा रामगढ़ आपके जयपुर में है, जहाँ से बाणगंगा नदी भी बहती है, ठीक है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट आता है इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभ्यारण्य में चलाया गया? ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है कि इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभ्यारण्य में चलाया गया? सज्जनगढ़, सरिस्का, सीता माता और रणथंभौर। तो ये जो है आपके कहाँ चलाया गया? रणथंभौर में चलाया गया। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि रणथंभौर में चला गया। उद्देश्य है कि इकोसिस्टम को निरंतर रूप से बनाए रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 139 है ओदिया क्या है? ठीक है, ओदिया क्या है? तो ओदिया इन चारों विकल्प आपके सामने हैं। एक प्रवासी पक्षी, झीलों के किनारे बने विश्राम गृह, अभ्यारण्यों में अवलोकन स्तंभ, सदाबहार वनों का वृक्ष। तो ओदिया जो है अभ्यारण्यों में अवलोकन स्तंभ है और ये गुप्तकालीन सीमा चिन्ह है जो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। तो 139वें क्वेश्चन का भी तीसरा विकल्प मित्रों आपके क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से रोगों में क्रम से आरबीसी कणिकाएं या रक्त कणिका, लाल रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स की संख्या में भारी गिरावट होती है? कि ऐसे कौन से रोग हैं जहां इनकी क्या होती है? कमी होती है। मलेरिया, एमियोबायोसिस, एनीमिया मलेरिया, मलेरिया डेंगू, चिकनगुनिया डेंगू। तो इनकी जो कमी होती है वो किस में होती है? चिकनगुनिया और डेंगू में, कि वहाँ पे आपके आरबीसी भी घटती हैं और प्लेटलेट्स भी क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। आपने आए दिन देखा होगा। फिर आपके क्वेश्चन है 141 कि मलेरिया में प्रभावित अंग है, कि मलेरिया में सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा है? चारों विकल्प में हृदय, फेफड़ा, गुर्दे और पिलिया। ये आपके सामने दिया हो गया है। तो मलेरिया में जो प्रभावित जो आपके सबसे अधिक होता है वो होता है पिलिया होता है, तिल्ली जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का चौथा विकल्प क्या होगा? सही होगा मित्रों। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके ये है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? चारों विकल्प हैं, पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक और एपिजूटिक। तो उसे एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडेमिक कहा जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही होगा कि उसे एंडेमिक कहा जाता है। फिर आपके निम्न में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है? कि ऐसा कौन सा रोग है जिसका कारक जो है जीवाणु नहीं है? चारों विकल्प में एड्स, डिप्थीरिया, हैजा और काली खांसी, ये आपके सामने दिए गए हैं। तो जिसमें आपके कारक जीवाणु नहीं होता वो है आपके एड्स, क्योंकि ये वायरस से होता है।
किससे होता है? वायरस से। बाकी डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी ये बैक्टीरियल रोग में आते हैं आपके, ठीक है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं विधानसभा में अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये शपथ ली, तो ये कहाँ ली थी? सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर के अल्बर्ट हॉल, बिरला ऑडिटोरियम और इनमें से कोई नहीं। तो ये जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर ली गई थी और 2 नंबर इसका विकल्प क्या होगा? सही होगा। फिर है वर्तमान में निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र रिक्त नहीं है? बल्लभनगर, सहाड़ा, 84 और सुजानगढ़। तो इन चारों विकल्पों में आपके 84 जो है ये आपके जो है रिक्त नहीं है, क्योंकि बल्लभनगर से आपके सक्तावत जी थे, उनका निधन हो गया। सहाड़ा से भी आपके जो विधायक थे उनका निधन हो गया, और सुजानगढ़ से मास्टर भंवरलाल का भी क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है ना। इससे रिक्त है। फिर है राजस्थान की कौन सी विधानसभा में पहली बार 200 सीटों पर चुनाव हुए? ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि 200 सीटों पर क्या हुए? चुनाव हुए। दूसरी, तीसरी, 5वीं और 6ठी। तो ये 6ठी में, ठीक है ना। तो इसका चौथा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा, ठीक है। फिर आपके राजस्थान की आज तक एकमात्र महिला विधानसभा उपाध्यक्ष निम्न में से कौन है? नगेंद्र वाला, सुमित्रा सिंह, तारा भंडारी और दीपिका जोशी। तो वो हैं आपके 3 नंबर विकल्प से होगा कि तारा भंडारी। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कि पिछवाइयाँ किस चित्र शैली की मौलिक देन है? ठीक है, मारवाड़ शैली, किशनगढ़, मेवाड़ और नाथद्वारा। तो ये नाथद्वारा शैली की है, ठीक है। तो यहाँ चौथा विकल्प से होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 149 है, किस शैली के चित्रकार अपने चित्रों पर नाम व तिथि अंकित किया करते थे? ऐसे कौन से चित्रकार थे जो अपने चित्रों पर नाम अंकित किया करते थे? किशनगढ़, जयपुर, बूंदी और बीकानेर। तो इसका चौथा विकल्प से होगा कि बीकानेर, ठीक है ना। नेक्स्ट में है आपके कादम्बरी, मालती मालव किस शैली के चित्रित ग्रंथ है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और नाथद्वारा। तो ये जो है आपके नाथद्वारा जो श्रेणी शैली है उसके क्या है? चित्रित ग्रंथ है, ठीक है। इस तरह से आपके बीच सॉल्यूशन लेकर हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू।